इलिस्ट्रेटर। और इस इलिस्ट्रेटर में कुछ फर्दर टूल जो आज एक्सप्लोर करेंगे, शिपर, पेंसिल, स्मूथ टूल, पाथ अरेजर, जॉइन टूल। जॉइन आपने देखा, अरेज करने का जो टूल भी आपने देखा। स्मूथिंग क्या होती है, जहाँ शार्प एजेस होते हैं वहाँ पे स्मूथिंग रिक्वायर्ड होती है बाज़ औक़ात। इसके अलावा शेपर एंड पेंसिल टूल, ये आपको पेंसिल टूल खास तौर पे फ्री हैंड आपको देता है कि आप जो भी पेंसिल को अटेम्प्ट करते हुए शेप बनाना चाहो, यू कैन मेक इट पेंसिल टूल से। जहाँ तक शेपर ताल्लुक है, शेपर टूल वेरी वेरी इजी टूल होता है। इसमें करता क्या है कि आपकी मूवमेंट जो होती है, आप माउस के साथ शेपर टूल को जब अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो शेप बनती है उसको सेंस करता है। उसको सेंस इस तरह करता है कि अगर अगर वो शेप क्लोज टू आपकी ऑर्गेनिक शेप जैसे सर्कल है तो सर्कल के मुताबिक वो शेप दे देगा। अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के मुताबिक शेप दे देगा। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना देगा। तो शेपर टूल एक्चुअली करता क्या है कि आपकी माउस के साथ जो भी आप प्ले करते हो ऑन आर्ट बोर्ड उसके मुताबिक शेप कर देता है। और ये बाज़ आपको कोई ऐसे स्केचेस बनाते हो तो या कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स कोई आर्ट बोर्ड के ऊपर आप बनाना चाह रहे हो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप शेप बनाओ, जैसे ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे। एक रफली आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो नीचे उसने उस शेप की वैल्यूज को चेक किया और उसको क्लोज टू दैट स्ट्रक्चर, उसको ये समझ ये आई इलिस्ट्रेटर को, इसकी इंटेलिजेंस ने ये बताया कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना चाह रहा है यूजर, ग्राफिक डिजाइनर। इससे ये देखो, रफली आपने एक गोल सा दायरा लगाया है, इसको वो सेंस करता है और उसको राउंड कर देता है। या रफली आपने 5 सेगमेंट या 6 सेगमेंट आपने ड्रॉ किए तो इसको वो अंडरस्टैंड करते हुए इसका पॉलीगॉन बना देता है। शेपर टूल का एक तो काम ये हो गया, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज को चेक करता है और उसकी बाउंड्रीज को क्रिस्प कर देता है शेप के मुताबिक, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, सर्कल्स, जो कि मैंने राइट साइड पे आपको दिखाए। इसकी शॉर्टकट की Shift+N है। और एक और जो काम करता है वो ये शेपर टूल कि अगर आपने 2 शेप्स बनाई, एक आपको पर्पल कलर का ये नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे पॉलीगॉन, एक राइट साइड पे आपको ग्रीन कलर का ये रेक्टेंगल या स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर आप इनको सिंगल बाउंड्री के तौर पे करना चाहो तो ये शेपर टूल से आप जिग जैग यहां से अटेम्प्ट करोगे तो जो कलर इसका होगा ना पॉलीगॉन का, वो आपका रेक्टेंगल का भी हो जाएगा, प्लस इनकी बाउंड्रीज को कॉमन कर देगा जो कि राइट साइड पे आपको दिख रहा है। बाद वक़्त आपको ये भी अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो शेपर टूल आपको अलाउ करता है ऐसी शेप्स बनाने में, ठीक है। जहां तक पेंसिल टूल का ताल्लुक है, जो वेरी नेक्स्ट टूल है, वो आप राइट साइड पे देख रहे हो, कोई डिजाइन आप बनाते हो, आप फ्री हैंड ये एक स्केच बनाने की कोशिश करी है या ये सन और साथ में ये रेज उसकी दिखाने की कोशिश की है तो ये पेन टूल से आप बना सकते हो। या आप ये नीचे एक टेक्स्ट आप लिखते हो फ्री हैंड्स यूज करते हुए, आप इसको अटेम्प्ट करते हो पेंसिल टूल, और पेंसिल टूल से आपको अलाउ करता है कि आपको फ्रीली स्क्रीन के ऊपर ये फ्रीडम देता है टू ड्रॉ वट एवर यू वॉन्ट डिजिटली, ठीक है। और लेकिन कीप ए लिटिल बिट ऑफ रियलिस्टिक टेस्ट। पेंसिल टूल, ये पेन नहीं है स्टूडेंट्स, ये पेंसिल टूल है। तो आज आपने ये 2 टूल्स मेरे साथ सीखने हैं, ठीक है। फिर स्मूथिंग, स्मूथ करने के लिए बाद औक़ात आपके जो एजेस होते हैं, 2 लाइनों को जब आप मिलाते हो तो एज बनता है। एज मतलब कॉर्नर बनता है। कॉर्नर को आप अगर आप स्मूथ करना चाहो तो ये स्मूथ टूल से ये आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाता है। फिर कभी आपने दो कोई शेप बनाते हो, शेप जब बनाते हो तो दरमियान में एक डिस्टेंस आ जाता है, उस डिस्टेंस को मीटअप करने के लिए, कैचअप करने के लिए जॉइंट टूल इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, तो ये मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो फिर आपको इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना हो तो ये काम करते वक्त काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको इस तरह के कोई कंटेंट बनाना हो तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। बाकी टूल्स मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, तो आज हमने इन टूल्स को एक्सप्लोर करना है। नाम है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल एंड फाइनली जॉइंट टूल। मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया दे दिया है। अब इलिस्ट्रेटर में जाके इनको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेपर टूल का यहाँ पे डेमो देता हूँ।
टूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं इन टूल्स की बात कर रहा हूँ। ये टूल पड़े हुए हैं, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करो तो इन टूल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये क्लिक करके इसके ऊपर। आज हम पहले तो ये टूल्स को सीखते हैं, ठीक है। ये टूल्स हैं, ये तकरीबन आपके पास 5 टूल्स मौजूद हैं। इन 5 टूल्स को आज देख लेते हैं, ये टूल्स करते क्या हैं। सबसे पहले टूल का नाम है शेपर। शेप्स बनाने के लिए होता है। कभी अगर आप कहते हो कि मुझे यहाँ पे कोई शेप्स बनानी है और शेप्स के थ्रू कुछ क्रिएट करना है कंटेंट, तो ये मैं आपको यहाँ पे सर्कल्स लगाने हैं, मिसाल के तौर पे डिफरेंट साइजेस के लगाने हैं। एक तो ये तरीका होता है ना, यहाँ से लगा लो एलिप्स टूल से। दूसरा मेथड इज ये शेपर टूल ले लो। शेपर टूल लेके यहाँ पे आप जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखो, रेक्टेंगल बनाओ, आप ट्राइंगल बनाओ, आप यहाँ पे सर्कल बनाओ। हाँ, क्लोज जरूर कर देना बॉर्डर को। ओपन नहीं रखना, इस तरह कुछ नहीं बनेगा। ओपन नहीं रखना, इस तरह कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। बनाना है तो फुल फ्लैज एक शेप की तरह उसको लेके चलो और क्लोज करो, फिर एक शेप बनती हुई नजर आएगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। देख रहे हो, ट्राइंगल्स भी बन रही हैं, सर्कल्स भी बन रहे हैं, और एलिप्स भी बन सकती है। थोड़ा सा उसने सेंस करना है वैल्यू को, और ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट करते हैं कंटेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये आप शेप्स को अटेम्प्ट करोगे और ये आपके स्ट्रक्चर्स को देखेगा और स्ट्रक्चर्स को देख के उसके मुताबिक शेप को कनेक्ट कर देगा। अच्छा, एक और चीज, शेपर शेप तो बनाता है, दूसरा एक और फैसिलिटी देता है। फैसिलिटी ये देता है, ये अगर आप गौर करो, ये 3 शेप आपस में इंटरसेक्ट हुई हुई है, ठीक है। तो शेपर टूल जो कि ये मौजूद होता है, इससे एक फायदा ये भी होता है कि आपको अलाउ करता है कि इनकी बाउंड्रीज को ब्रेक करना हो। जैसे ये देखो, ये भी आपको दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। सर्कल बनाया, इलिप्स बनाया, ट्राइंगल बनाई, ये देखो ट्राइंगल बनाई, एक इलिप्स बनाया, एक छोटा सा सर्कल ऊपर बना दिया, फिर नीचे ऊपर वाली 2 बाउंड्रीज को कनेक्ट कर दिया, जैसे ये मैं करने लगा, ये देखो, ये लो। इन दोनों को भी करना है, ये लो। तो आप देख रहे हो, आपकी थी ये 3 शेप्स, लेकिन इनको कनेक्ट करके एक बना दिया, ठीक है। तो बाज़ आपको शेपर टूल से बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जॉब्स आपने करनी होती हैं, तो ये आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आप चाहो इस तरह का एक्शन करना, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू गो यहाँ पे, और यहाँ पे जिग जैग करना है आपने, ठीक है। बाउंड्रीज को, जो कनेक्टेड बाउंड्रीज हैं, उनको आप जिग जैग करके इस तरह कनेक्ट कर सकते हो, जिग जैग करके इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। बाद औक़ात आप इस तरह भी करते हो। अब ये देखो, एक्चुअली ये 3 अलग अलग शेप्स थी जिनको आपने कनेक्ट कर दिया, शेपर से बनाया भी और फिर कनेक्ट भी कर दिया। और अगर मैं यहाँ बाहर पे आता हूँ, बाहर आके यहाँ पे जिग जैग करता हूँ, तो ये इस पार्ट को, सेगमेंट को निकाल देगा ऐसे, ये पूरे को इस तरह अटेम्प्ट करेगा और निकाल देगा, ठीक है। इस तरह आप शेपर टूल को इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अरेजर भी का भी काम कर देता है शेपर। तो शेपर ये डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट के ऊपर क्या परफॉर्म कर रहे हो। तो शेपर टूल की ये सिंपल सी ये काम है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो शेपर से आप इस तरह का एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको इसकी दोनों चीजें समझ आ रही होंगी। एक तो आपकी शेप को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, दूसरा ये आपकी शेप्स को मर्ज कर देता है, तीसरा ये आपके ओवरलैपिंग एरियाज को, जहां पे आप उसको खत्म करना चाहो, उनको रिमूव कर देता है। तो 3 काम करता है, मर्जिंग का भी काम कर रहा है, रिमूव का भी काम कर रहा है, और शेप्स को जो फ्री हैंडली आप ड्रॉ करते हो उनकी शेप को ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज को चेक करते हुए वो शेप भी बना देता है। तीनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी, मर्जिंग, रिमूविंग और क्रिएट समथिंग।
जो ये आप यूज करते हुए बना सकते हो। ये हो गया शेपर का काम। ये टूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कभी अगर आर्टबोर्ड पे आप अपना कंटेंट बनाना चाहो तो इसके थ्रू आप इजीली इसको बना सकते हो। जहां तक पेंसिल टूल का ताल्लुक है, ये आपको फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए, जैसे ये आपको बता रहा है, बना रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर इसने बना दिया। कभी, अच्छा, इसमें वो कंडीशन जो आपको मैंने शेपर में बताई थी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इसको मीट करना है, वो ऐसे यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। जहां पे भी आप टर्मिनेट करना चाहो शेप को, पेंसिल टूल के साथ कर सकते हो। ये आपको पाथ भी बना देता है, जिसको आप एडिट भी कर सकते हो बाद में, फ्यूचर में एंकर्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप यूज करते हुए काम कर लेना। एक चीज और, पेंसिल टूल के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करो तो इसकी ऑप्शंस भी आ जाती हैं। शेपर की ऑप्शन कोई नहीं होती, पेंसिल टूल की ऑप्शन आती है। और पेंसिल टूल की ऑप्शन अगर आपने एक्टिव करनी हो तो आसान सी ट्रिक ये होती है, किसी टूल की ऑप्शन को अगर आपने टेस्ट करना हो, चेक करना हो, सेट करना हो, डबल क्लिक करके कर लिया करो। शेपर की कोई नहीं है, पेंसिल की है। ये देखो, ये वो ऑप्शंस हैं। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसकी फिडेलिटी ऑप्शन को सेट कर सकते हो, स्मूथ और एक्यूरेट। अब आपको इन दोनों में फर्क क्या है? दरमियान में ये पॉइंट ब्लू आपको सेंटर में नजर आ रहा है स्लाइडर के, इसको एक्सट्रीम राइट भी कर सकते हो, एक्सट्रीम लेफ्ट भी कर सकते हो। होता कहाँ है? सेंटर में होता है। अगर ये आप इसको मूव कर देते हो और आपको इसकी एक्चुअल वैल्यूज भूल जाती हैं, रीसेट कर दिया करो। रीसेट से ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में ही ले आएगा। और दूसरी बात, ये नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जो चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये चेक बॉक्सेस के साथ एक और स्लाइडर यहाँ नीचे देख रहा होगा, ये वाला। ये क्या करता है कि आपकी शेप को, जो कि आप पेंसिल टूल के साथ अटेम्प्ट करते हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में अगर गैप 20 पॉइंट्स का है, ज्वाइन कर देगा। कम करना है, कम कर दो, 12 पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर देगा, 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन कर देगा। ये तकरीबन आप सेंटर में इसको रखते हो। इसका फायदा पता क्या होता है कि कभी कोई शेप बनाते हो और एंड के पास आप स्टार्टिंग को ले आते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर देगा। ये काम है इसका, विद इन दैट लिमिट, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। रीसेट करते हैं। वैसे रीसेट की इसकी करंट प्रॉपर्टीज जो है 6 होती है, पिक्सल विद इन। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोज पाथ्स व्हेन एंड्स आर विद इन। ये एक्चुअली वो ऑप्शन है जो मैं बता रहा था, 15 पिक्सल्स। 15 पिक्सल का अगर डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ है, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। कीप सिलेक्टेड क्या करता है? फिल नाम से जाहिर है। ऑल्ट की टॉगल टू स्मूथ टूल, ये स्मूथ टूल में कन्वर्ट करने के लिए, टॉगल करने के लिए, कभी आप बनाते बनाते आपके एजेस शार्प हो गए, सॉफ्ट करना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ कर लीजिएगा। ये अगर ऑन करोगे तो ऑल्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको इसकी रीसेट प्रॉपर्टीज के साथ लेके चलता हूं, बनाते हैं कुछ। आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, फ्री हैंड आपको दे देता है। आप इसके थ्रू जो भी आपको बनाना है, आप इसको बना के दिखा सकते हो। ये देख रहे हो, जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया, माउस बटन छोड़ा, इसने आपको वो लाइन लगा के दे दी जो आपने फ्री हैंड से यहाँ पे ड्रॉप की। अब इसकी कुछ ऑप्शंस हैं, उनको भी देखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको कहूं कि ये जो एंकर्स हैं, इनको अगर आपने फर्दर अपनी मर्जी से सेट करना हो, वैल्यूज को चेंज करना हो, तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये काम कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर एक्टिव हो जाते हैं। जो भी आप क्लिक करते हो, आपके एंकर एक्टिव हो जाता है। और जब एंकर एक करना हो, एक कैसे सिलेक्ट करते हैं? मल्टीपल करना हो, लेसर टूल से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल एंकर सेलेक्ट हो गए। ये लो, देख रहे हो, जितने एंकर्स आपने सेलेक्ट किए उसके मुताबिक आप इसको रीशेप कर रहे हो। ये देखो, 2 हैं या मोर हैं। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पे कॉर्नर्स भी नजर आ रहे होंगे बाद औक़ात। ये देखो, ये काफी शार्प कॉर्नर है। जहां कहीं शार्प कॉर्नर्स हों वहां पे आपको पता सर्कल्स आ जाते हैं, जहां से आप इसको शार्प से राउंड भी कर सकते हो। इसका मतलब पेंसिल आपको अवेलेबल है, एक टूल है जो आपको ड्रॉ करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, आप बना सकते हो। अगर आपने रिमूव करना है तो यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट एंड डिलीट, दैट्स इट, ठीक है। एंकर अगर सेलेक्ट होंगे तो वो डिलीट होंगे। अगर सारा ऑब्जेक्ट साइड पे क्लिक करो
सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब ये देखो दरमियान में से एक पार्ट निकल चुका है, तो ये सेगमेंट हो गया, असल में वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। इनको फिर अलग अलग ही रिमूव करना पड़ेगा। दोबारा से देखिएगा, पेंसिल, ये पेन टूल है, ठीक है। पेन टूल कुछ और काम करता है, ये मैंने इसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी दिन पहले करवा दी थी कर्वेचर के साथ। आज हम पेंसिल टूल देख रहे हैं। तो पेंसिल टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आप कोई इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना चाहो, जिस तरह ये स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाना चाहो तो ये इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये लो। हाँ, माउस आपका सही होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसको बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ शेप्स बनाने में आपको हेल्प करता है। और एक चीज़ याद रखना कि जब आप इसको रिलीज करते हो विद इन द क्लोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये खुद ज्वाइन भी कर लेगा। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है मैंने नहीं बनाया, ये पार्ट इसने खुद क्रिएट कर दिया, ज्वाइन कर दिया एंडिंग पॉइंट के साथ। और ये क्यों किया? क्योंकि इसकी ऑप्शन थी जिसकी वजह से ये इसने किया। और ऑप्शन का नाम क्या है? क्लोज पाथ। अगर ये ऑप्शन ऑफ होती तो आप स्टार्टिंग के जितना मर्जी करीब आ जाते, इसने ज्वाइन नहीं करना था। ये है ऑप्शन, ये पाथ को क्लोज करने के लिए होती है। बाद अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हो और आप चाह रहे हो कि एक लिमिट के अंदर जब आ जाए तो ये खुद ही क्लोज कर दे। एक तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट के पास मैं खुद जाऊं, लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस रह भी जाता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो ये खुद ही ज्वाइन कर देगा अगर ये विद इन दैट रेंज 15 पॉइंट्स या पिक्सल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये फिलिंग नहीं हो रही, अगर ये फिल भी ऑन कर दो तो लाजिम बात है, अब देखते हैं फिल करता है कि नहीं करता। ये देखिएगा, फिल इस वक्त नन है, ठीक है। फिल डाल देते हैं, ठीक है, फिल कर रहा है। बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री के अंदर फिलिंग होगी। ये भी बाउंड्री है, नन है इसकी फिलिंग, फिलिंग करनी चाहो आप फिल कर सकते हो। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, आप ये क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप पेंसिल टूल के साथ ये कुछ बनाते हैं, ये कुछ मैंने काइंड ऑफ माउंटेन ये मैंने बना दी, ठीक है। अब ये फिल है, चूंकि फिल ऑन था तो फिल कर दिया। अगर आप फिल ऑफ करना चाहो फिल ऑफ कर दो, ये फिल ऑफ हो गया। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो, ये स्ट्रोक का वेट बढ़ गया, ठीक है। आपने पेंसिल टूल से कुछ और क्रिएट करना चाह रहे हो, लाइक ये मैंने क्रिएट कर दिया। लाइक ये मैंने क्रिएट कर दिया, कंटेंट है ना, आपने जो भी बनाना है। बस इसका ख्याल रखना कि इसको आपने क्लोज करोगे तो ये क्लोज होगा, क्लोज नहीं करोगे तो ये कंटेंट को ओपन ही रखता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्लोज करते हो या ओपन ही रखना चाह रहे हो। जहां तक इसकी फिलिंग का ताल्लुक है, फिलिंग आपने यहाँ पे इसको जब सिलेक्ट करना है तो ये फिल भी कर सकते हो। स्ट्रोक अगर नहीं चाहिए स्ट्रोक को ऑफ भी कर सकते हो, स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हो, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। यदि आप देख रहे हो इस तरह आप अपना कंटेंट पेंसिल टूल के साथ अगर आपने ड्रॉ करना हो, कोई इस तरह के आपको कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर रिक्वायर्ड है जो फ्री हैंड टूल के साथ आप क्रिएट करना चाह रहे हो अदर देन पेन टूल, ये पेंसिल टूल से भी क्रिएट कर सकते हो। जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लो, प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो कि जैसे जैसे आप इसको कॉर्नर्स को शार्प रख रहे हो, जैसे जैसे ने ये माउंटेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, ये कॉर्नर्स देख रहे हो बड़े शार्प हैं। ये शार्प क्यों है शार्प? अब मजीद शार्प करना हो तो कैसे करना है? देखो दो चीजें होती हैं, या तो इनको स्मूथ कर लो या इनको एक्यूरेट कर लो। तो आपके पास पेंसिल टूल के साथ अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ये फिडेलिटी ऑप्शन है एक्यूरेट। एक्यूरेट और स्मूथ में फर्क क्या है?
अगर आप एक्यूरेट करोगे तो क्या होगा, स्मूथ करोगे तो क्या होगा। मैं आपको दोनों तरह करके दिखा देता हूँ। टूल का नाम है पेंसिल टूल। ये टूल है जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अगर आप एक्यूरेट डिजाइन बनाना चाहो, ड्राइंग करना चाहो, अगर आप के पास पेपर हो, पेंसिल हो, तो क्या करते हो, आप पेपर के ऊपर पेंसिल को जितना आप जैसे आप उसके ऊपर प्लेस करते हो उसके स्ट्रोक्स को, वो आपको स्क्रीन के ऊपर वैसे विजिबल हो जाता है। क्या इसके स्ट्रोक को जो आप स्क्रीन के ऊपर या पेपर पे लगाते हो एक्यूरेट चाहिए या स्मूथ चाहिए। मैं पहले एक्यूरेट बना के दिखाता हूँ। एक्यूरेट मैंने ऑन कर दिया, ओके करता हूं, चेक कीजिएगा। ये है जी एक्यूरेट वैल्यूज, रफनेस भी आ रही है, ये देखो। फिल इसकी ऑफ कर दो ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी क्लियर नजर आए। फिल है इसकी येलो, नन कर देता हूं। अगर आप इसकी लाइंस के स्ट्रोक को देखो, ये एक्यूरेट है, स्मूथ नहीं इतने। ये देख रहे हो, जैसे जैसे मेरा हाथ की मूवमेंट है उसके मुताबिक इसको वो स्ट्रोक्स को यहां पे पुट कर रहा है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब जिस तरह लगाया है वैसे ही आएगा। वेट बढ़ा के देख लो, ये लो, वेट बढ़ा देते हैं। ये देख रहे हो, इसकी स्मूथनेस नहीं है। आपके स्ट्रक्चर में स्मूथनेस नहीं है। आप क्या इसको स्मूथ करना चाह रहे हो, आपको सर स्मूथ करना चाह रहा हूं, बाद में करना चाह रहे हो तो टूल का नाम है स्मूथ टूल। बाद में अगर करना चाह रहे हो बन गया, बाद में आपको ख्याल आया यार ये तो लाइन इतनी स्मूथ है ही नहीं, इसमें तो बहुत ये जो है डिस्टॉर्शन है, आपका ऑब्जेक्ट इतना स्मूथ नहीं बना। स्मूथ बनाने के लिए पेंसिल टूल से बन तो जाता है स्मूथ, अगर बाद में करना हो तो ये टूल यूज कर लेना, स्मूथ टूल, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। इसका काम है अपने नाम के मुताबिक स्मूथ करने के लिए। अब आपको ये स्मूथ टूल किस तरह काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ऐसे। इसके ऊपर जैसे जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे, इसकी स्ट्रक्चर को स्मूथ करता जाएगा, स्मूथ करता जाएगा। और एक काम और कर लेते हैं स्मूथ, अगर आप इसकी स्मूथनेस को मजीद आप परफेक्ट बनाना चाह रहे हो तो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। ये है जी इसका स्मूथनेस के हवाले से एक बाकायदा आपका ये ये देखो, मैक्सिमम स्मूथिंग और ये है मिनिमम परसेंटेज, मैक्सिमम स्मूथिंग। ठीक है, ये ये आपको एंगल छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे। मैं इसकी जरा वेट कम कर देता हूं, मतलब प्रॉपर्टीज में जाके इसका वेट इसलिए कम कर देता हूं ताकि आपको लाइन की जो स्मूथनेस है वो फील भी हो। ये देखो, जहां जहां आप समझो कि स्मूथ नहीं है, आप उसको स्मूथ करके दिखा दो। ये देखो, ये आपको क्या स्मूथ नजर आ रही है, मुझे तो नहीं नजर आ रही, ये लो। ये एंकर्स को स्मूथ किया जाएगा, एंकर्स को यूज करते हुए लाइन को स्मूथ किया जाएगा, बड़ी स्मूथनेस उसमें आ जाएगी। दो तरीके हो सकते थे, या तो आप स्मूथ की ऑप्शन पेंसिल के साथ एक्टिव कर देते, अगर बाद में करना हो तो ये बाद में इस तरह होती है। ये देखो स्मूथ कर रहा है, स्मूथनेस इसकी सेट कर रहा है। जैसे जैसे आप इस पे रोल ऑन करते जाते हो, 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 ये स्मूथनेस इसकी बढ़ाता जाएगा। अगर आप राइट साइड वाला पार्ट देखो तो ये भी बहुत ही खराब बना हुआ है। ठीक है, स्मूथ करते हैं, ये लो। ये स्मूथनेस के लिए होता है। जहां आपकी डिस्टॉर्शन होती है, दोबारा से देखिएगा, पेंसिल टूल, पेंसिल टूल में अगर इस वक्त इसकी प्रॉपर्टीज चेक करो, एक्यूरेट के ऊपर है। एक्यूरेट का मतलब जैसे आपने हैंड की मूवमेंट करोगे वैसा ही वो स्ट्रोक लगा देगा, एक्यूरेट लगाएगा, परफेक्ट लगाएगा, वैसे ही जैसे आपने लगाने की कोशिश की। इसका मतलब उसमें स्मूथनेस नहीं होगी। तो एक्यूरेट के ऊपर अगर आप पेंसिल टूल को अटेम्प्ट करते हो, जैसे ये कर रहा हूं, अब ये अगर आप गौर करो, इतना सॉफ्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है ये ये आप लाइनें देख रहे होगे। एक तो ये है कि आप जब पेंसिल टूल यूज करने लगे थे, इसको या तो स्मूथ पहले कर लेते, वेरी गुड हो जाता। लेकिन अगर बाद में करना पड़ जाए तो इसके बराबर में टूल है, वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। और उस टूल का नाम ही क्या है, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को आपने अटेम्प्ट करना है, आपको मिनिमम स्मूथनेस की तरफ जाना है या मैक्सिमम की तरफ जाना है, ये देख रहे हो, यहां से भी कर सकते हो। कितनी मजे की चीज। एंकर सारे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सारे एंकर सिलेक्ट है, इन पे स्मूथनेस कर।
यहां से कर लेना। दूसरा तरीका ये है, ये तो या तो हैंडल से कर लो, या इसको, ये आपको माउस पॉइंटर नजर आ रहा होगा राउंड शेप में, आपने सारे को नहीं करना था, आपने सिर्फ इस एरिया पे अटेम्प्ट करना है। ये लो, ये लो, ये लो, स्मूथनेस, स्मूथनेस, बड़ा ही सॉफ्ट सा टच आ गया, स्मूथ हो गया। अगर तो सारों को करना है तो राइट ऑप्शन इज दिस वन, सिलेक्ट करो, और ये ऊपर है, ये खुद ही एक्टिव हो जाता है। यहां से एंकर्स को पहले एक्टिव कर लेना, ठीक है, एंकर वाइज सिलेक्शन नहीं करना, एंकर्स को ले लेना, फिर आप इस टूल को एक्टिव कर दो। ये कितना कमाल। और जब आप एक्सट्रीम पे ले जाओगे तो मैक्सिमम जो स्मूथ कर सकता है कर्व्स को वो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल टूल, अगर तो आप चाह रहे हो ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आप स्मूथनेस क्रिएट रखना चाह रहे हो, मेंटेन रखना चाह रहे हो, तो इसको यहीं से पहले कर दिया करो स्मूथ, मैक्सिमम वैल्यू के साथ। ओके करता हूं। ओके करने के बाद अगर आप कोई डिजाइन बनाते हो, लाइक ये देखो मैंने फ्री हैंड ऐसे ही थोड़ा सा रफली बनाया, लेकिन वो देखो कितना स्मूथ कर दिया उसने, चेक करो। जैसे माउस बटन छोड़ूंगा, लाइनें देखो स्मूथ कर रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो ये अभी जैसे मैं बनाऊं वैसा बने, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्यूरेट पे रख देना चाहिए। वैसे होता कहाँ पे है, डिफॉल्ट सेंटर में होता है। अगर आपको डिफॉल्ट करना हो रिसेट कर दिया करो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है, ना तो वो एक्यूरेट होता है ना वो स्मूथ होता है, तकरीबन वैसे ही होता है जैसे आप बना रहे होते हो। लेकिन अगर आप स्मूथनेस की तरफ इसको टिल्ट करना चाहो कि स्मूथ बनाओ भाई, मैं जैसे भी बनाऊं स्मूथ कर दो, या एक्यूरेट करना है तो एक्यूरेट की तरफ रखो, नॉर्मली ये होता है सेंटर में, ठीक है। और इसको जब आप क्रिएट कर लेते हो पेंसिल टूल के साथ बना लेते हो, तो बाद औक़ात इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको मजीद मेंटेन करनी पड़ती है स्मूथनेस, तो वो मैंने आपको बता दिया, उसके लिए टूल मौजूद है। ये थर्ड वाला टूल, ये वाला, यहां से कर लेना। लेकिन इससे क्लिक करते ही आपको एक तो माउस की वैल्यू एक्टिव हो जाती है, ये देखो, आप यहां से स्मूथ कर सकते हो। दूसरा, इसके एंकर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहां से कर लो। मैं अगर आपको ये कहूं कि पेन टूल से बनाई हुई शेप भी स्मूथ हो जाती है, ये तो पेंसिल है ना, पेंसिल से तो ये काम करना था, पेन टूल से बना लेते हैं कुछ, देखते हैं ये शेप्स, ये जो है स्मूथ वाली, ये यहां पे भी चलती है, सिर्फ ये क्या पेंसिल के साथ अवेलेबल है या बाकी के साथ भी अवेलेबल है। मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूं, चार कॉर्नर्स के ऊपर एंकर नजर आ रहे हैं आपको, ज्यादा कर सकते हैं, वो आपको मैंने बताया था ऐड एंकर से कर सकते हैं। सिलेक्शन करते हैं, जैसे ही आपने डायरेक्ट सिलेक्शन किया ये चारों कॉर्नर्स एक्टिव हो गए। इसके ऊपर स्मूथनेस को ऑन एक्टिव करता हूं, ये लो, चेक करना। आपने ये नहीं गौर करना कि पेंसिल टूल से इस्तेमाल है इसका, नो, एंकर्स के ऊपर इस्तेमाल है इसका स्मूथनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी बना लो, अगर आपको स्मूथनेस रिक्वायर्ड हो, आप इस टूल के साथ ये कर लिया करो, इस टूल के साथ। लेकिन मुझे स्मूथ अगर करना है, किसी एक पॉइंट को करना है, फिर इधर से ऐसे आप इसको स्मूथ कर लिया करो, ठीक है। आप उस एंकर को एक्टिव कर लेना, जिस एंकर को आप स्मूथ करना चाह रहे हो, और उस एंकर को एक्टिव करने के बाद यहां पे स्मूथ टूल को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टूल है स्मूथ। यहां से आपकी स्मूथनेस अगर आपको मेंटेन नहीं हो रही क्योंकि बाकी एंकर एक्टिव नहीं है इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये टूल आपको यहां से इस तरह भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप गौर करो, ये कॉर्नर शार्प नहीं रहा, ये शार्प नहीं रहा, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से स्मूथनेस टूल के साथ इसको स्मूथ किया जा सकता है। जस्ट यू नीड टू स्विच ऑन दैट आपकी ऑप्शन, और ये स्मूथनेस आपकी शार्प को इसने सॉफ्ट कर दिया या राउंड कर दिया, जो भी आप कह सकते हो इसको। इसका मतलब ये हुआ, ये टूल हर जगह पे चलेगा जहां एंकर होगा। इसका मतलब ये आपका कोई भी शेप हो सकती थी, यहां तक के स्टार भी हो सकता था। अगर आपको कहा जाए स्टार के ऊपर मुझे स्मूथ करना है इसको, एक तो तरीका ये है, या ये आपके पास है, यहां से कर लो, याद होगा ये मैंने आपको बताया था। दूसरा तरीका ये है कि आप इस टूल पे चले जाओ,
और इस टूल के साथ एक्टिव हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम स्मूथनेस यहां से। ये देख रहे हो, बिल्कुल हाई वैल्यू के ऊपर उसने किसी भी कॉर्नर को नहीं छोड़ा, कॉर्नर रहा कोई नहीं, स्मूथ हो गए सारे। ये आपका एक्चुअल था। जितनी आपने स्मूथनेस बनानी है बढ़ानी है स्लाइडर से बढ़ा लेना। तो बाद औक़ात आपके लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी इस तरह की शेप्स बनाते वक्त आप इस टूल को अटेम्प्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको शेपर टूल, पेंसिल टूल और स्मूथ टूल की समझ आ गई होगी। और अगर आप इसमें कोई सेगमेंट को अरेज करना चाहो तो सेगमेंट अरेज करने के लिए ये होता है पाथ अरेजर। कल याद होगा मैंने आपको एक करवाई थी नाइफ टूल। नाइफ टूल से आपने इसको सेगमेंट किया था, फिर उसको जाके डिलीट कर दिया था। अगर आपको मैं ये कहूँ पाथ अरेजर क्या करता है, ये पाथ को अरेज करता है। ये पाथ है ना ये सारा, इसकी मैं थोड़ी सी एजेस को या इसके स्ट्रोक को थोड़ा लो कर देता हूं ताकि आपको नजर आए पाथ। ये पाथ है, ये ब्लू कलर का, ये पाथ को रेज करने के लिए। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहां से आप अपने पाथ को रेज कर सकते हो। पाथ के ऊपर रोल ऑन करोगे वो रेज हो जाएगा। अरेजर है ये। और जहां तक अरेज हो गया, अगर आपने ज्वाइन करना हो तो ये टूल है, ज्वाइन टूल। दोबारा से कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये जी आपका ये शेप है। ठीक है, ये शेप है पूरी। और स्ट्रोक चूंकि मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, बल्कि गायब किया हुआ है, तो ये दिख नहीं रहा। ये देखो, स्ट्रोक मैंने थोड़ा हाई कर दिया। तो ये आपके पास टूल है। टूल का नाम है ज्वाइन। ये ज्वाइन कर देता है। दोनों टूल एक दूसरे के साथ चलते हैं ऑल्टरनेट। एक अरेज करने के लिए होता है पाथ को, एक उसको ज्वाइन करने के लिए होता है। बाद वक़्त आपको जरूरत पड़ जाती है, आप जो है इस टूल के साथ इस टूल को आप बेहतरीन अंदाज में यूज करते हुए अपनी शेप्स के ऊपर काम कर सकते हो। एक है पाथ को अरेज करने के लिए, एक है उसको ज्वाइन करने के लिए। जरूरत पड़ सकती है किसी भी टूल के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जैसे ही आप ये एक इलिप्स में आप बनाता हूँ, इलिप्स बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको ये पाथ नजर आ रहे होंगे। ये पाथ है एक्चुअली, सेगमेंट्स हैं आपके। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। ये आपके चार सेगमेंट्स बने हुए हैं जो कि एंकर्स के दरमियान में आपकी आर्क्स बनी हुई हैं। ये टूल आपको अरेजर के जरिए इस्तेमाल होता है, अरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आप अरेज कर सकते हो, इससे आप उस सेगमेंट को अरेज कर सकते हो। बात का तो जरूरत होती है आपको। वैसे तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि अगर आपको कहा जाए कुछ पार्ट्स को आपने यहाँ पे नहीं शो करना, अरेज करके दिखाओ। ये लो, हो गया अरेज। समझ रहे बात को। बाद में आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाती है जिसमें आपको उस कंटेंट में से कुछ पार्ट अरेज करने की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो ये अच्छी ऑप्शन है। इससे आप अपने उस सेगमेंट को अरेज कर सकते हो। ये है टूल, टूल का नाम है पाथ अरेजर। पाथ अरेजर पे क्लिक करना है और जिस एरिया के ऊपर पाथ के ऊपर आप रोल ऑन करोगे वो सेगमेंट वहां से निकल जाएगा। जिस पाथ ब्लू बार पे आप करोगे वो सेगमेंट निकल जाएगा, जिस पार्ट पे आप करोगे वो सेगमेंट निकल जाएगा। ये वैसे करना हो काफी डिफिकल्ट जॉब है, नहीं कर सकते आप। आपको मैं सर्कल बना दूं, आपको कोई ये टुकड़ा निकाल दो बीच में से। हाँ, कल हमने एक जरूर चीज सीखी थी, वो हमने फिर ये किया था। कल हमने जो किया था वो ये किया था। कल और आज में फर्क है। कल हमने क्या किया था, मैंने कहा था यार ये सेगमेंट निकाल दो। मुझे मल्टी फॉर्म का लोगो बनाना था, एम दरमियान में लेके सर्कल लगा के ये वाले सेगमेंट को मुझे या तो रिमूव करना था। ठीक है, ये वाला सेगमेंट मुझे रिमूव करना था। तो कल मैंने रिमूव नहीं करना था बल्कि इसको सेगमेंट को मैंने अलग करना था। तो कल मैंने ये किया था स्टूडेंट्स, सीजर। सीजर से मुझे यहां पे एक कट लगा दिया, एक यहां पे कट लगा दिया, और फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया था सिलेक्शन टूल से। ये सेगमेंट सिलेक्ट हो गया था। ये सेगमेंट हुआ है जिसको मैं निकाल के बाहर भी कर सकता था। कल वाला काम सेगमेंट करने के लिए था, आज क्या है पाथ का वो पार्ट निकालने के लिए किया है। अरेजर है, वो अरेज करता है, ये नाइफ करता है, काटता है। दो सेगमेंट्स के ऊपर, पाथ के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया, वो सेगमेंट हो गया। सेगमेंट हो गया तो मैंने इसका कलर, कल मैंने ये काम किया था, येलो किया, ग्रीन किया, या जो भी किया, ये करना मुझे ये रिक्वायर्ड था तो ये मैं कर दिया था। ये कल मैंने जो काम किया था उसके साथ आपने आज की लेसन को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है।
दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक में उस सेगमेंट को मैं बना रहा था, उसमें से अलग कर रहा था, एक में मैंने उसको अरेज किया है। ठीक है, दोनों में फर्क है। अगर इस सर्कल के ऊपर अगर मैं अटेम्प्ट करना चाहूँ अरेजर को, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद ये है ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर है 4, पाथ अरेजर। ये पाथ को यहां से खत्म कर देगा। सिर्फ आपने इसको रोल ऑन करना है ब्लू बार पे, छोटी सी ब्लू लाइन जो है पाथ जिसे बोलते हैं, वहां पे आपने इसको करना है। बाद में आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं, एक ये बन गई अलग, ये और लाजमत है जब उनके दरमियान में गैप आ गया तो वो अलग ही हो गया एक्चुअली। ये अलग हो गया सेगमेंट, ये अलग हो गया। ठीक है, सारे अलग अलग टुकड़े बन गए। अब इन टुकड़ों के ऊपर आपकी मर्जी है, डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या, मुझे इन दोनों का कलर रेड करना है, कर दिया। मुझे उन दोनों का जो है, जो स्ट्रोक वैल्यू वो मैंने करनी थी डैशेस, ये लो डैशेस कर देते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है, स्ट्रोक पे जाओ और ये आप इसको डैशेस में कन्वर्ट कर दो। ये लो, यहां से बाद में आपको कंटेंट में इस तरह का एक्शन करना पड़ सकता है। वैसे अगर मैं आपको कहता कि यार एक बनाओ एलिप्स या सर्कल, उसके ऊपर ये करके दिखाओ, अगर ये टूल ना होते नहीं कर सकते थे। कल वाला टूल ना होता सेगमेंट नहीं कर सकते थे। आज वाला टूल ना होता अरेज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो ये हर टूल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है। तो आज आपको ये समझ आई कि ये टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। डिजाइन बनाना है ना आपने, डिजाइन की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या करना चाह रहे हो। शेपर टूल मैंने बता दिया, ऑर्गेनिक शेप्स को बनाने में और उनको मर्ज करने में और उनको डिलीट करने में इस्तेमाल होता है। पेंसिल से आप फ्री हैंड आपको दे देता है, फ्रीडम दे देता है, आप अपनी पेंसिल से जो भी क्रिएट करना चाहो कंटेंट बना लो। स्मूथ करना है, एक्यूरेट करना है, बाद में स्मूथ करना है तो ये कर लो, बिफोर करना है तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके कर लो। आपने उस सेगमेंट का एक पार्ट निकालना है अरेजर से, पाथ अरेजर से कर लो। अगर वो आपने ज्वाइन करवाना है, आप ज्वाइन भी करवा सकते हो। ये मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप इन टूल्स को बेस्ट अपने इस्तेमाल में ला के अपने क्रिएटिविटी को मजीद स्ट्रांग कर सकते हो। जैसे ये अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे ये पॉलीगॉन है, दोबारा से देख लो, ये पॉलीगॉन के ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज इस वक्त चूंकि डैश वाली ऑन है तो ये डैश वाली ही इसने लगा दी। इसको आपको डिफॉल्ट कर लो, डिफॉल्ट करते ही ये वैल्यूज आपकी ब्लैक स्ट्रोक हो गया एंड वाइट फिल हो गया। स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देता हूँ, और अगर मैं आपको कहता हूँ कि दरमियान में से ये सेगमेंट को अलग कर दो, तो इसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि टूल का नाम है अरेजर, पाथ अरेजर। पाथ अरेजर में बस ये ख्याल रखना कि इसके जो सेंटर पॉइंट है उसको आपने इस तरह रोल करना है, तो देखोगे वो सेगमेंट खत्म हो जाएगा। जहां जहां भी करना है ये आप इसको इस तरह खत्म कर सकते हो, इस तरह खत्म कर सकते हो। तो ये वैसे करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये काम आप इस तरह कर सकते हो। और बाद औक़ात ये करने के बाद अगर आपको कहा जाए मुझे नहीं करना, ज्वाइन करवा दो। सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना पहले, फिर ये ज्वाइन होता है। लास्ट जो आपने किया है ये देखो, ये ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास ये टूल्स, आज आपको कम से कम इन टूल्स की अवेयरनेस मैंने दे दी है। अब अपने जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स हों उसमें शेपर को, पेंसिल को, स्मूथ टूल को और पाथ अरेजर को जॉइंट के साथ आप अपने इस्तेमाल में लाइएगा। उम्मीद है इन टूल की समझ आ गई होगी, और इसको फिर अपने आप अपने प्रोजेक्ट्स में कंटेंट में इसको इस्तेमाल कर लेना आर्टबोर्ड के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट टूल जी, ये भी हो गया, ये कल कर लिया था। ठीक है, जो टूल नहीं किया अभी तक वो ये नहीं किया, पेंट ब्रश नहीं किया। ठीक है, और जो नहीं किया ये भी हमने कर लिया, रोटेट एंड जो रिफ्लेक्ट है ये भी हमने कर लिया। अब मजीद कुछ टूल्स हम देखते हैं जो अभी तक हमने टच नहीं किए या में अभी तक हमने देखे नहीं। अच्छा जी, ये टूल मुझे जो नजर आ रहा है ये कॉरल में हुआ करता था। 2025 हम इस वक्त सॉफ्टवेयर जो सीख रहे हैं वर्जन, इन्होंने ये नई चीज ऐड की है। आज मुझे फिर आंखों के सामने नजर आ रही है, तो मैंने आपको बता दूं, ये पुराने सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। ये 2021 में नहीं था। जब मैं 2021 करवाया करता था उसमें ये नहीं था। ठीक है, आपके साथ मैंने 2025 स्टार्ट किया तो ये उसमें ये नया टूल ऐड हुआ है। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास 2021 है ये टूल नहीं होगा। इसे बोलते हैं डायमेंशन टूल। ये भी किसी रोज आपको करवा दूंगा, अगले वीक में चाहे करवा दूं। तो आज हमने क्या सीखना है, आज मैं आपको एक दो चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो देख लो।
आपको याद होगा मैंने आपको पाथफाइंडर करवाया था। पाथफाइंडर के बराबर में दो और टैब्स थे, एक था अलाइन का और एक था ट्रांसफॉर्म का। शायद मैंने ट्रांसफॉर्म का तो किसी ना किसी हद तक आपको टच किया और टूल को, अलाइन टूल मैंने शायद नहीं करवाया था, मुझे तो नहीं याद मैंने करवाया था। अलाइन टूल को मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, फिर बाकी टूल्स की तरफ आते हैं, ग्रेडियंट की तरफ आते हैं, मैश की तरफ आते हैं। मैं कोशिश करूंगा इन टूल्स को भी सिखा दूं। ये टूल आपने देखा होगा ऊपर, ये वाला। क्या इस टूल के बारे में आपको पता है, ये करता क्या है? मैजिक बैंड। आज इन दो एक दो टूल्स को मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, ठीक है? क्या ये टूल का पता है आपको क्या करता है? क्या इस टूल का तो पता है ना क्या करता है? लेसो, एंकर्स को एक्टिव करने के लिए, ठीक है? आप पूरी शेप में से कुछ एंकर्स को एक्टिव करना था, डिलीट करना है, मूव करना है, साइज करना है, जो भी करना है। ये टूल आपको नहीं मैंने बताया, ये टूल क्या करता है, मैजिक वैन टूल, ये भी देख लो। और साथ ही मैं आपको अलाइन के बारे में बता देता हूं, जितना मेरे पास टाइम है अभी, तकरीबन 1 आवर है, 1 आवर में इन टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैजिक बैंड। मैजिक बैंड का काम ये होता है जनाब कि कभी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, सिमिलर। ये देखो, ये ऑप्शन है, यहां से कर लो, ये कंट्रोल्स में पड़ी हुई है, ये ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है कंट्रोल्स में, ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है। साइड पे किसी भी टूल को सिलेक्ट करो, ये शुरू के ऊपर वाले, ये देखो, इस टूल पे क्लिक करो, 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 ये ऑप्शन साइड पे ये पड़ी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट सिमिलर। किस वाइज सिमिलर? ऑल। ऑल का मतलब फिल मैच कर जाए, स्ट्रोक की वैल्यू मैच कर जाए, फिल एंड स्ट्रोक कलर मैच कर जाए, स्ट्रोक का वेट जहां पे एक दूसरे के समय सिमिलर हो, चाहे वो रेक्टेंगल है, स्क्वेयर है, पॉलीगॉन है, कुछ भी बना हुआ है, अगर उसका वेट 5 पॉइंट है, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। कितना जबरदस्त मैजिक है। उसने शेप को नहीं देखना, उसने पॉइंट ऑफ क्लिक को देखना है, जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसका अगर स्ट्रोक वेट मैच कर गया, सिलेक्ट हो जाएंगे सारे। करके दिखाऊं? ये देखो, ये शेप्स है, इसका वेट कर देता हूं मैं 10 पॉइंट। ये शेप्स एक नहीं पड़ी हुई, कई पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे ये देखो, यहां भी पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आपके पास डिजाइन ऐसा बना हुआ है जिसमें आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड थी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ये भी एक है ऑब्जेक्ट, इसका वेट भी कितना है, उतना ही जितना बाकियों का है। हाँ, कलर में इसका चाहे डिफरेंट ह्यू ना कर दूं, इसने सिलेक्शन करने ऑन द बेसिस ऑफ वेट, जो कि सिमिलैरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वेट। अब ये देखो, सर्कल या इलिप्स, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी है, लेकिन इनका वेट मैं कम कर देता हूं। इसका नीचे वाले का वेट मैं 5 पॉइंट कर देता हूं। कलर डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, ये सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ वेट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्ट्रोक, कलर। ये देखो, अब इसमें दो शेप्स या कोई 4-5 शेप्स अलग अलग पड़ी हुई है, कोई पॉलीगॉन है, कोई एलिप्स है, कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई पॉलीगॉन है। अब मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, अब मेरे लिए कितना आसानी हो गई है ये ऑप्शन की वजह से। मुझे ये कहा गया कि आपके प्रोजेक्ट में जितने भी वेट 10 वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट कर लो। अब मैं कहूंगा यार इसको कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं, एक को करना हो, पहले तो मैं इसको क्लिक करूंगा, चेक करूंगा वेट कितना है, 10 पॉइंट। फिर मैं इधर क्लिक करूंगा, चेक करूंगा 10 पॉइंट। फिर मैं इसको क्लिक करूंगा, चेक करूंगा ये तो 5 पॉइंट है। अगर इन दोनों को सिलेक्ट करना हो, मुश्किल नहीं है, शेप के साथ सिलेक्ट कर, शेप के साथ सिलेक्ट कर। मुझे शेप से कोई गरज नहीं है, मुझे सिर्फ कलर से कोई गरज नहीं है, उसके साइज से कोई गरज नहीं है, मुझे गरज है सिर्फ उसके वेट से। इस तरह अगर मैं सिलेक्ट करना शुरू कर दूं, ये तो सिर्फ 10 ऑब्जेक्ट हैं, अगर 1000 हो तो
छोटे 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 बेशुमार ऑब्जेक्ट पड़े हुए, उनको सिलेक्ट करना था। सिर्फ इधर ही नहीं सिलेक्ट करना था, दूसरे आर्टबोर्ड पे भी है, तीसरे आर्टबोर्ड पे 100 आर्टबोर्ड है, 100 में कोई 10,000 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, और आपको कहा गया तमाम उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो जिसका वेट जो है ना, मोटाई, शेप से मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसकी मोटाई वेट 10 पॉइंट है। कितनी मुसीबत है, आप कर सकते हो क्या? 2 मिनट के लिए सोचो, अगर इस तरह करना शुरू करें कितना टाइम लगेगा? 2-4 घंटे तो इसी में लग जाएंगे शायद। आसान से ट्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, किस प्रॉपर्टीज को चेक करना है वो आपने बताना है। अब ये काम चाहे इधर से कर लो डबल क्लिक करके, ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वेट, ये चेक ऑन कर दिया, मुझे शेप से कोई गरज नहीं है। और वेट में भी टॉलरेंस कितनी, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट का मतलब समझते हो, अगर मैंने 10 पॉइंट वाला वेट पे क्लिक किया ऑब्जेक्ट पे, 15 से लेके 5 के दरमियान वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, +5 और -5। ये है टॉलरेंस। अगर मैं टॉलरेंस 0 कर दूं, अब सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जिस पे क्लिक करूंगा उसके साथ मैचिंग मैचिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेट। क्लियर है पॉइंट? करके दिखाऊं? अभी तो ये वाले सिलेक्ट नहीं होंगे, 5 वाला, चाहे यहां से कर दो, एक्शन में ले आओ, चाहे यहां से कर दो, एक ही बात है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक वेट, सॉरी स्ट्रोक वेट, वेट इज स्ट्रोक वेट, ये कर दिया उसने, सिलेक्ट हो गए। मुझे क्लिक करने की, इधर क्लिक करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मैं ये काम माउस के साथ या टूल के साथ करता, यहां से करता, क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक कर दूं या इस पे क्लिक कर दूं या इस पे क्लिक कर दूं, ये क्यों बाकी सिलेक्ट होंगे? क्योंकि इनका वेट मैच कर रहा है। ये क्लिक करना पसंद करोगे, यहां से आपने सिलेक्शन करना पसंद करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ऑल का मतलब सारे सिलेक्ट हुए, लेकिन किस बेस पे सिलेक्ट हुए? जो प्रॉपर्टी में ऑन है। प्रॉपर्टी में क्या ऑन है? वेट। चाहे इस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दो, ऑल सारे तो नहीं हुए, कौन से हुए? जो करंट यहां पे स्टेटस जिसका ऑन है, ठीक है। और बाकी भी आप इंशाल्लाह समझ आओगे अगले 5 मिनट में कि ये अगर इसकी समझ आ गई है ना, तो बाकी भी समझ जाओगे आप। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि ये काम हम जो कि इधर जाके करना था वो इधर से भी कर सकते हैं, टूल लो, मैजिक वेंट, क्लिक किया और यहां क्लिक कर दो। ये सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं जिनका वेट मैच कर रहा है, कलर से कोई मतलब नहीं, उसकी मतलब हैसियत किसी चीज की कोई नहीं है सिवाय एक वेट की, जिसकी बेस पे इसने, वो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर इसने एक्शन लेना है। अब ये, अच्छा आपको अगर सर सेलेक्ट तो कर लिया, करना क्या है ये तो आपकी मर्जी है, इसके अंदर क्या करना है। आपको ये चाहिए ही नहीं, डिलीट कर दो। आपको ये चाहिए, मूव करना है, ये लो मूव कर दो। आपको ये चाहिए लेकिन इसको रोटेट करके चाहिए, आपको चाहिए लेकिन ये साइज छोटा चाहिए, डिसलेक्ट हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा जाओ, फिर सिलेक्ट हो गए। फिर सिलेक्ट हो गए तो सिलेक्शन टूल, ताकि हैंडल्स आ जाएं, हैंडल्स आ जाए ताकि आप इसको मूव करना है, कुछ और जगह लेके जाना है, डिलीट करना है, ये आप कर सको, या इसके अंदर फिलिंग करनी है, इनके अंदर आपने फिलिंग करनी है, फिलिंग ये कर, ये फिल है, वाइट है इसके अंदर इस वक्त, ये वो आपकी मर्जी है जो कलर आपने इसके अंदर रखना है। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, ये लो, अब ये स्ट्रोक वेट 15 हो गया इनका। अब ये सिलेक्शन अगर होगी 15 वाइज इसको करेगा, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन इसको मैं दोबारा से 5 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, टॉलरेंस। टॉलरेंस अगर मैं टॉलरेंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूं जनाब 12, इसकी वैल्यू को कर देता हूं मैं जनाब 6। क्या ये और ये सिलेक्शन में आएगा? ये भी ले लेता हूं, इसकी वैल्यू को भी कर देता हूं 15।
और एक काम और करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। ये क्यों नहीं सिलेक्ट होगा, उसकी रीजन क्या होगी कि ये वैल्यू 4 है और टॉलरेंस कितनी कर दी मैंने, 5। 5 मैंने स्ट्रोक वेट में वैल्यू बता दी 5 की। अब आप देखोगे ये नहीं सिलेक्ट होगा। ये क्यों नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसका वेट जो है, इसका वेट एक्चुअली क्या है, 10। 5 का डिफरेंस इज एक्सेप्टेबल, 12 इज ओके, 15 इज ओके, 4 इज नॉट ओके। इसका कितना है, 12। इसको मैं चलिए 16 कर देता हूं। 16 भी आउट हो रहा है 10 से। 15 तक तो ओके है, 16 इज डिफरेंस इज मोर देन 5, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन सिलेक्शन। करके देख लेते हैं। मैजिक बैंड इधर क्लिक करता हूं, जो सिलेक्ट हुए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। वो किस बेस पे सिलेक्ट हुए हैं, ये 10 स्ट्रोक की बेस पे तो हुए हुए हैं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि टॉलरेंस की वजह से। ये क्यों हुआ है, इसका तो 10 नहीं है, 6 है शायद। ये भी हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ, या ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि इसका स्ट्रोक की वैल्यू 16 है। और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके स्ट्रोक की वैल्यू 4 है। तो +5 एंड -5 की रेंज वो टॉलरेंस में आ जाती है। 10 + 5 15, और 10 - 5 5। मैंने 10 वाले पे क्लिक किया तो 10 से टॉलरेंस को काउंट करेगा। 5 पे करूंगा तो फिर 5 का मतलब होगा 10 एंड 0, 5 है ना, प्लस माइनस उसका। मैंने असल में जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया था ना स्टूडेंट्स, वो 10 का था। तो 10 की बेस पे उसने डिसाइड किया कि 5 ज्यादा या 5 कम वाले कौन कौन से हैं, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या आपको आज के दिन के बाद इसके मैजिक का पता चला कि क्या फायदा होता है इसका, सिलेक्शन में आपको फायदा देता है। सिलेक्शन तो आपने इससे भी की थी, सिलेक्शन तो आपने इससे भी की थी, सिलेक्शन तो आपने इससे भी की थी। ये चारों टूल का ग्रुप है एक, लेकिन हर एक का रोल डिफरेंट है। क्या ये सेम काम कर रहे हैं, नो। ये सिलेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये भी सिलेक्शन करता है, ये भी सिलेक्शन करता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन में थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज के साथ इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो सिलेक्शन को अपनी। क्या ख्याल है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक वेट। अच्छा, अब मैं आपको अगर कहूं स्ट्रोक वेट नहीं, स्ट्रोक के कलर की बेस पे सिलेक्शन चाहिए। स्ट्रोक का वेट जो मर्जी हो, है 10 हो, 20 हो, 100 भी हो, लेकिन अगर उसके स्ट्रोक का कलर ब्लैक है तो सिलेक्ट कर। हालांकि इसका स्ट्रोक का वेट क्या है, 4। इसके स्ट्रोक का वेट क्या है, 16, लेकिन कलर मैं इसका कर देता हूं ब्लैक। ठीक है। मुझे ये कहा गया कि सारे आर्टबोर्ड पे जो भी ब्लैक स्ट्रोक वाले हैं उसको एक्टिव कर दो। एक्टिव का मतलब सिलेक्ट कर लो। अब वो सिलेक्शन वैसे अगर मैं खुद मैन्युअली करने बैठूं हो तो जाएगी, टाइम लगेगा। अभी तो बड़े लिमिटेड से ऑब्जेक्ट हैं तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए सोच लो, एक मैगजीन है, ठीक है, एक मैगजीन है 100 पेजेस का, आर्टबोर्ड 100 होंगे उसमें। आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह का एक्टिव आपने ग्राफिक्स इमेजेस रखे हुए हैं या आपने शेप्स बनाई हुई हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना हो तो काफी मुश्किल है आपके लिए। हर एक पेज पे, हर एक आर्टबोर्ड पे जाके फोकस करना, देखना, सेलेक्ट करना, फिर उसके ऊपर जो भी परफॉर्म करना है, साइज करना है, रोटेट करना है, फिल करना है, मूव करना है, जो दिल करता है वो आप बाद में कर लो। तो अब आपकी स्ट्रोक कलर वाइज ये मैच होने लगा है। अच्छा, देखो स्ट्रोक के कलर में भी टॉलरेंस हो सकती है, थोड़ा सा लाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक, थोड़ा सा ये मीडियम वगैरह, ग्रे जिसे बोलते हैं। आप इसको इस बेस पे भी सिलेक्शन में एक्टिव कर सकते हो। ये टॉलरेंस 20। अगर आपने परफेक्टली एग्जैक्टली उसी कलर के साथ मैचिंग करनी है तो 0 कर दो। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उसमें वेरिएशन डालनी है, जिसका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, आपको पता है एक लाइट ग्रीन भी होता है, एक सी ग्रीन भी होता है, एक डार्क ग्रीन भी होता है। तो इसके में ग्रीन के भी तो शेड्स हैं ना। तो आपने जब ग्रीन के ऊपर क्लिक करोगे, टॉलरेंस अगर आप 20 25 50 करोगे तो बाकी ग्रीन शेड्स भी एक्टिव हो जाएंगे। ये है कलर वाइज। और कलर वाइज अगर मैं अब क्लिक करूं, उसने कुछ नहीं देखना, ना वेट देखना है, ना स्ट्रोक का, या ना उसका फिल कलर मैच करना है, उसने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर इन एक्शन आएगा। अब ये सारे ऑब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक कलर।
बाद औक़ात ना आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिल कलर। अब इसका फिल कलर मैं डाल देता हूं ग्रीन, इसका भी फिल कलर डाल देता हूं ग्रीन। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ फिल कलर ये सिलेक्ट हो जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करूंगा दोनों सिलेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। उसमें ये ऑन करना पड़ेगा। और ये टॉलरेंस मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन शेड्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये उनके हवाले से उसको उसमें शामिल कर देगा सिलेक्शन में। ये लो, साइड पे पहले क्लिक करके डिसलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको फ्रेशली दिखाऊं। ये देखो, इधर क्लिक कर दो या इधर क्लिक कर दो, एक ही बात है। लेकिन ऑरेंज वालों को सिलेक्ट करना है तो इधर क्लिक कर दो, ये ऑरेंज वाले जितने फिलिंग वाले हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। उसको कोई मतलब नहीं, इलिप्स है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, इधर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे ग्रीन वाले। ये देखो ऊपर भी हो गया, ये नीचे भी हो गया। इसका मतलब फिल कलर हो, स्ट्रोक कलर हो, स्ट्रोक वेट हो, और अगली चीज ओपेसिटी। ओपेसिटी समझते हो, मैंने आपको बोला था कि आप इनकी ओपेसिटी को भी डाउन कर सकते हो। ये देखो, ये ओपेसिटी यहां से आप कम करते हो। मैंने तकरीबन 50s में ओपेसिटी इसकी कर दी। इसकी भी मैं ओपेसिटी, हालांकि ये ग्रीन है फिल कलर, इसकी भी ओपेसिटी मैं 50s में कर देता हूं। 10 पॉइंट का मैं चलो इसको दे दूंगा। अब ये ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट है, स्ट्रोक का कलर भी डिफरेंट है, लेकिन फिल हुआ हुआ है या उसके ऊपर ओपेसिटी सेट हुई हुई है। उसको कोई मतलब नहीं फिल के साथ, उसको कोई मतलब नहीं स्ट्रोक के साथ, उसको कोई मतलब नहीं वेट के साथ, उसको मतलब है सिर्फ अपनी ओपेसिटी वैल्यू के साथ। 5% का मतलब है ये और ये, अगर तो ये 5% रेंज में आएंगे दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें अगर आप गौर करो, स्ट्रोक का कलर भी डिफरेंट है, फिल का कलर भी डिफरेंट है, लेकिन ये किस बेस पे सिलेक्शन करेगा कि आपकी ओपेसिटी उस रेंज में आती है। 5% अगर वो आपकी है तो, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो, ये नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। मैं एक काम करता हूँ, ये 5% से इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू हमने कितनी सेट की थी। ये ऑन द बेसिस ऑफ ओपेसिटी 54 ये है और 60 ये है। इसको चलो मैं क्लोज टू 54 कर देता हूँ, 52 कर देता हूँ। अब आप देखो, ये वैसे बहुत कम होता है, लेकिन आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जिसपे आपने ओपेसिटी भी लगाई है, ठीक है, हो सकता है आपने बैकग्राउंड में कुछ इमेज के रखा है या उस आर्ट बोर्ड पे रखा है, ओपेसिटी डाउन करके रखा है, तो आपको सिलेक्शन उनकी करनी है, तो वो कैसे करोगे? ये ऑप्शन है, इससे करोगे। उसको कोई गरज नहीं कि वो रेक्टेंगल है, कोई गरज नहीं ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, सर्कल है, या वो टेक्स्ट ही क्यों नहीं है। ये ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन होगी ओपेसिटी। हो गए सिलेक्ट। ये देखो, ये भी नीचे वाला भी हो गया और ये ऊपर वाला भी हो गया। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है, उसके लिए आपने कुछ दिन वेट करना है। ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड का मतलब क्या होता है कि कभी आप अगर इस टूल को इस्तेमाल करो, ये है ब्लेंडिंग टूल, ये वाला। मैं एक छोटी सी झलक इसकी दिखाऊंगा आपको कि करता क्या है। इसकी डिटेल है, ये तकरीबन आधे पौने घंटे का लेक्चर है एक पूरा। आज मैं सिर्फ एक छोटा सेक्शन करके दिखाता हूँ। ये ब्लेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करता है। ये आपको सर्कल नजर आ रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, कलर भी डिफरेंट है। चेक करना क्या होने लगा है। ब्लेंड टूल लेता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और फिर इस पे क्लिक करता हूँ। यहां ये देखो, ये ब्लेंड हो गया, एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड हो रही है। दोबारा से देखिएगा, ये बड़ी मजे की ऑप्शन है, इससे आप ब्लेंड कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स को। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, नीचे एक पॉलीगॉन है, ब्लेंड करके दिखाऊं, ये टूल है। आपको एक स्टार्ट बताना पड़ता है, ये स्टार्ट हो गया। और एंड इस पे जब जाओगे ना, एक छोटा सा प्लस नजर आएगा। स्टार्ट में स्टार नजर आएगा, जब दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे प्लस नजर आएगा, मतलब इसको इसके साथ ब्लेंड करना है। स्टार्ट इज विद स्टार, एंड इज विद प्लस। इधर मैंने जब क्लिक किया था स्टार था, अब मैं इधर आया तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे पहुंचा प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, क्लिक कर दो, दैट्स इट, ये ब्लेंड हो गया। इसके ऊपर बहुत काम हो सकता है, इसके ऊपर पूरा लेसन है, वो आपको बताऊंगा क्या है। अच्छा जनाब, वो इंशाल्लाह मंडे को करवाऊंगा ये चीज। अच्छा, आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है।
तो ये लो, इसकी इस प्रॉपर्टी को ऑन कर दो, ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड से आपके जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं, जिसमें ब्लेंडिंग अटेम्प्ट की हो, ठीक है, उनको वो सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए समझो, मैंने नहीं बताया ना करवाया आपको। क्या मैजिक बैंड समझ आ गया? ठीक है, मैजिक बैंड से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, आर्टबोर्ड पे मौजूद शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट टूल की तरफ। मैंने आपको स्टूडेंट्स पाथ फाइंडर करवाया था। पाथ फाइंडर के अंदर 3 टैब्स होते हैं। क्या ये पाथ फाइंडर के शेप मॉड्स और पाथ फाइंडर की तो समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अलाइन, क्या इन ऑप्शंस का पता है ये क्या करती हैं? ये सारी नहीं पता ना? हाँ, अगर आपने इसके अलावा कोई टूल सीख रखा है, फोटोशॉप, कॉरल, उसमें भी था अलाइनमेंट, वहां से भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म, क्या ट्रांसफॉर्म की इन ऑप्शन का पता है? और एक खास तौर पे ये नीचे दो, पहले ये बताओ फिर आगे चलते हैं। ये देखो, आप यहां पे कोई भी शेप बनाते हो, लाइक मैं सर्कल ही बनाता हूं, डिफॉल्ट कर लेता हूं। डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइट इज फिल एंड ब्लैक इज स्ट्रोक कलर। और ये चूंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सर्कल होगा तो सर्कल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल की आ जाएंगी, पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन की आ जाएंगी, स्टार होगा तो स्टार की आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज याद होगा, मैंने बहुत अर्ली डेज में करवाई थी, ये वाली। इससे आप रोटेट कर सकते हो, इसमें आप पाई देख सकते हो, पाई अगर बना हो, पाई को आप यहाँ से भी हैंडल के साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये काम मैंने आपको बोला था, यहाँ से भी कर सकते हो, याद है कि भूल गए? ये हमने काम किया हुआ है, ठीक है। फ्लिपिंग करनी हो, इसको स्क्यू करना हो, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी देख ली हुई है। स्क्यू करना हो, ये स्क्यू है, ये है ना। इसको इस तरह कर देते हैं, या इस तरह कर देते हैं, स्क्यू उसे बोलते हैं। स्क्यू करना हो, आप इसको रोटेट करना हो, ये यहां से, ये सारे आपको काम आते हैं, ठीक है। आपको इसकी विड्थ हाइट मेंटेन करनी हो, ये भी पता है, इधर से हो जाती है। रोटेट करना हो, पता है, यहां से हो जाती है। अब जो कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स की, ये शायद कल ही करवाया था मैंने, स्केलिंग सेट करने के लिए स्ट्रोक की एंड इफेक्ट्स के साथ कॉर्नर्स को। ये दो चीजें मैं आपको दोबारा से इसका थोड़ा सा टच दोबारा से दे देता हूँ। और ये करने के बाद ये मैं इन ऑप्शंस को डिस्कस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लगते ही ये छोटे से दो मामूली से चेक बॉक्सेस हैं, चेक ऑन चेक ऑफ से फायदा क्या होता है, ये अगर आप नहीं सीखा तो आपके बहुत सारे डिजाइन खराब हो जाएंगे। लोगोज हों, कोई आपने ग्राफिक्स अपनी क्रिएट की है, एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करके कुछ चीज बनाई है, आप ये सारे के सारा खाना खराब कर देगा आपके उस लोगो का। आपको याद होगा, मैं अब स्टार्ट करता हूँ बात से। आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था, वो करवाया था, क्या करवाया था, आइडियाज का लोगो बनाया था। दो कॉर्नर उसके थे, राउंड, और दो कॉर्नर शार्प। जब उसको बड़ा करते हैं तो क्या होता है, जब छोटा करते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपकी शेप खराब होती है। कॉर्नर्स, कॉर्नर्स देखो ब्रॉड होने चाहिए, बढ़ने चाहिए जब शेप को बड़ा करोगे, और कॉर्नर्स छोटे होने चाहिए जब शेप को छोटा करोगे। अगर कॉर्नर आपके उसी तरह रहे, छोटे पे वो शेप खराब कर देगा, बड़े पे भी शेप खराब कर देगा, पक्की बात है। वो इससे होता है काम सारा, स्केल कॉर्नर्स। दूसरी बात, स्केल स्ट्रोक। जब ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, आपने उसकी विड्थ रखी है स्ट्रोक की 5 पॉइंट, जब बड़ा होगा क्या वो 5 ही रहनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? जब छोटा होगा, क्या वो स्ट्रोक, क्या वेट कम होना चाहिए या वही रहना चाहिए? होना चाहिए। जब छोटा करो कम होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक का वेट की बात कर रहा हूं। और जब बड़ा करोगे तो स्ट्रोक का वेट, ऑब्वियसली वेट बढ़ना चाहिए, 5 है तो 10 होगा, डबल करोगे तो साइज में। ये तब तक नहीं होता जब तक इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफॉर्म के अंदर आप अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं दोबारा से बहुत जल्दी आपको अभी के अभी वो लोगो दोबारा से बनाता हूं, और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह प्रॉपर्टी क्या करती है आपके लिए। ये देखो,
एक सिंपल सा मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में ये दोनों ऑप्शन मैंने ऑन रखी। अगर ये गलती से भी आपकी ऑफ होंगी, आपका शेप साइज के वाइज उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। अगर यही लोगो आपने कार्ड के लिए लगाओगे, साइज छोटा होना चाहिए। यही लोगो अगर आप अब किसी मैगजीन के ऊपर प्लेस करते हो, किसी वेबसाइट पे प्लेस करते हो, या किसी बिल बोर्ड पे लगाते हो, या किसी बैनर पे लगाते हो, क्या वो लोगों का साइज वही होगा? बड़ा करोगे ना या छोटा करोगे? सिचुएशन वाइज देखते हुए बड़ा करना हो या छोटा करना हो, आपने जब कभी इस तरह का डिजाइन कोई बनाना है, चाहे वो लोगो है या कोई भी कंटेंट है, ये ऑप्शन के साथ जाना है। इन दोनों को आपने ऑन ही रखना है। अगर आपने गलती से इसको ऑफ कर दिया, आपकी शेप खराब हो जाएगी, नहीं बनेगी। बड़ा करने से ना तो स्केल होगा बिग, ना स्मॉल होगा छोटी करने पे, कॉर्नर्स वाइज भी और ये भी। ये मैं आपको दोनों तरह अभी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि पार्ट होता है आमतौर पे डिजाइनर्स के लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। वो कहते हैं सर वो मैंने लोगो भिजवाया उसको क्लाइंट को, उसने उसको कार्ड से उठा के बैनर पे लगाने की कोशिश की। जब उसने कार्ड साइज छोटा था 3.5 बाई 2, बैनर था कोई 10 बाई 5 का, साइज उसने बड़ा करा, जैसे बड़ा किया वो शेप खराब हो गई। वो कह रहा है ये क्या कर दिया यार, या उसने छोटा करना था। किसी वेबसाइट पे उसने कॉर्नर पे, जिस तरह ये फेविकॉन आइकन वो कॉर्नर पे लगे होते हैं, जैसा गूगल का लोगो, या आपने देखा होगा व्हाट्सअप का लोगो, तो साइज छोटा होगा लाजमी, मतलब कार्ड का साइज तो बड़ा होगा ना, लोगो ऊपर लगेगा जैसे आइकन बोलते हैं, वो साइज में छोटा होता है। तो छोटा करते हुए वो खाना खराब हो गया उसका, बड़ा किया तो वो खाना खराब हो गया उसका। तो इसका राइट वे इज दैट इन दोनों को ऑन रखना है। और अब देखना, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों को आपने ये सेट कर दिया। और करने के बाद आप अब इसके वेट को देखते हो। वेट इसका कर दिया आपने जनाब 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट कर दिया। अब इसकी कॉपीज बना लेते हैं। ऑल्ट के साथ आपको पता है कॉपी सबसे आसान ट्रिक होती है, ऑल्ट के साथ बना लो। और इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। कॉर्नर वैसे इधर से भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है, यहां से भी हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, अगेन ऑल्ट के साथ, ये लो। अच्छा, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कलर देना है, कलर भी दे दो, ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। जब इस तरह का इशू हो ना आपके लैपटॉप से कंप्यूटर्स पे, कंट्रोल ऑल्ट डेल करके इसका टास्क मैनेजर में देख लिया करो। कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो आपके इस प्रोसेसिंग को स्लो कर रही है, तो उसको आप जाके देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। बाद का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता तो वहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ था नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसको किल कर दिया करो, एंड का टास्क करके दोबारा से लोड कर लिया करो। मेरे सिस्टम में कुछ और भी इश्यूज आए हुए हैं, इसको भी मुझे दोबारा से एक दफ़ा देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके भी कंप्यूटर लैपटॉप में इस तरह के प्रॉब्लम चल रही हो। तो बताने का मकसद है कि ये जो ऑप्शन अभी आप सीख रहे हो, इस ऑप्शन का नाम और काम क्या है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। और कल मैंने आपको इसको रिकवर करना भी सिखाया था। रिकवरी मैंने ऑप्शन आपको एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके मैंने आपको फाइल हैंडलिंग में बताया था कि ऑटो रिकवरी होती है, जो हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इसको सेव भी करता है ऑटोमेटिकली। चूंकि मैं सेव नहीं करता, मैंने आपको ये बस परफॉर्म करके दिखाना होता है और उसको बंद कर देता हूँ, तो ये सेव भी करता है ऑटोमेटिकली और रिकवरी भी आपको दे देगा जैसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखो, हालांकि मैंने आपके सामने एक दफा भी सेव नहीं किया इस फाइल को। ये ऑटो सेव की फीचर होती है, ये कल भी बताया था, इत्तेफाक से आज फिर इशू आया तो आज भी बता रहा हूँ। ऑटो रिकवरी कहाँ होती है स्टूडेंट्स? एडिट में, प्रेफरेंसेस, उसमें फाइल हैंडलिंग, उसमें ऑप्शन होती है ऑटो रिकवरी की, वो ऑन कर देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, ये बैकएंड पे खुद ही सेव करता रहता है। फोटोशॉप में भी है, इलिस्ट्रेटर में भी है, कॉरल में भी है, और आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर्स के अंदर।
स्क्रीन के ऊपर आपको बाकायदा वो कह रहा है रिकवरी कर दूं इस फाइल को, ठीक है कर दो जी। हाँ पूरा नहीं कंटेंट आता, लेकिन जो भी लास्ट टाइम आपने किया होता उसमें जो लास्ट मोमेंट्स का फ्यू मिनट्स का नहीं आता, वो भी आ सकता है अगर इसको मजीद आप जाके जीरो कर दो। ये है जी प्रेफरेंसेस फाइल एंडिंग। ये एक्चुअली 2 मिनट पहले तक का काम इसने सेव किया था, तो 2 मिनट में मैंने थोड़ा बहुत तो काम किया ना, 3 और बनाए थे, उसको फ्लिप स्लिप किया था, वो नहीं सेव कर सका। उससे पिछला जितना भी आपका आर्टबोर्ड स्क्वायर होते 10-15 सब उसी तरह ओके हो जाते, सेव हो जाते, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती। ये होता क्यों है? ये इस ऑप्शन को ऑन करने से और ये टाइमर सेट करने से होता है। जो मिनिमम मैंने आपको बोला 30 सेकेंड हो सकता है, मैक्सिमम 1 आवर होता है। 1 आवर तो नहीं देना चाहिए ना, 30 सेकेंड की जरूरत होती है, 2 मिनट्स ओके, 5 कर दो जो भी आप करना चाहो। अच्छा, अब मैं आ जाऊँ दोबारा से उसी पॉइंट पे। ये आपने शेप बनाई और शेप बनाते वक्त मैंने आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में बता रहा था। ट्रांसफॉर्म चाहे ये ऊपर ऊपर स्क्रीन के ऊपर यहां से ऑन कर लो कंट्रोल्स से, या मैंने आपको पैनल तीनों एक्टिव करने सिखाए हैं, इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दो, चाहे अलाइन पे क्लिक कर दो, चाहे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो, चाहे पाथ फाइंडर पे क्लिक कर दो। ये ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं और एक ही गो में ऑन होते हैं। जिस वजह से पाथ फाइंडर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। आज हम ट्रांसफॉर्म की इस ऑप्शन को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाद औक़ात अपने डिजाइन बनाते वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती है। जब इसका साइज बड़ा करोगे या छोटा करोगे, कॉर्नर्स के ऊपर गौर करो। कॉर्नर का कलर मैं जानबूझ के रेड इसलिए कर रहा हूं कि अगर अब मैं इसको साइज में छोटा करूं या बड़ा करूं आपको दिखाई दे। 3 पॉइंट कर देता हूं, ये देखो, अभी एक ही को देखो, साइज छोटा करता हूं शिफ्ट के साथ। 3 पॉइंट था, ऊपर देखो अब कितना रह गया, हाफ किया मैंने साइज, 1.5 हो गया। या इसको बड़ा करता हूं और सिर्फ ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूं ताकि एक ही रेशो में हो। देख रहे हो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है ऊपर स्ट्रोक का वेट भी बढ़ रहा है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये ना होता अगर आपने इसको ऑफ रखा होता, फिर ये नहीं होना था। 3 पॉइंट है, छोटा करोगे फिर भी 3 पॉइंट है, बड़ा करोगे फिर भी 3 पॉइंट है। और इसको ऑफ करने से नुकसान क्या होता? अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ कर दी जाए इसको सिलेक्ट करके, जो कि मैंने कर दी है, नुकसान क्या होता है? कितना है? तकरीबन 3.5 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं। छोटा करते हैं, क्या वो ये वही शेप है जो बड़े साइज में दिख रही थी? काफी फर्क आ गया है। और दूसरा, अच्छा कॉर्नर्स तो उसने बड़े कमाल तरीके से उतना ही राउंडनेस रखी है, स्केल छोटा कर दिया, लेकिन इसके वेट पे गौर करो। जब ये साइज बड़ा था तब भी 3.5 पॉइंट थे, छोटा होने पे भी 3.5 पॉइंट हो गए, इससे शेप में फर्क पड़ जाता है। कॉर्नर्स अलबत्ता, कॉर्नर्स का भी बता दूं, ये देखो, कॉर्नर भी अगर ऑफ कर दूं, अब जरा गौर करना, शेप टोटली इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। चेक करो, दूर दूर तक मैच नहीं कर रही, क्यों? कॉर्नर्स की राउंडनेस वही रही, स्केल डाउन नहीं हुई। बड़ा करने पे स्केल अप नहीं होगी। भाई जब साइज छोटा हो तो राउंडनेस भी तो छोटी हो ना। अगर आपका साइज छोटा कर दिया, राउंडनेस आपकी छोटी ना हो, तो वो कुछ इस तरह का हालात हो जाएंगे शेप के। इसलिए जब कभी, ये तो मैंने एक रेक्टेंगल पे करके दिखाया है या स्क्वायर पे करके दिखाया है, चारों पे भी ऐसे ही होगा सेम सेम। तो जब ये करो तो साइज छोटा या बड़ा करते वक्त एक एहतियात कर लो कि इसको ऑन रखो। और अलाइनमेंट में आपने याद रखना 3 ऑप्शंस होती हैं जिसके मुताबिक ये अलाइन करता है। पहला, अलाइन टू आर्टबोर्ड। दूसरा, अलाइन टू सिलेक्शन। थर्ड, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। आसान सी ऑप्शन है। जब कभी आप अलाइन करना चाहो, ये अलाइनमेंट की जो 3 शेप्स नजर आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब ये होता है, ये देखो, ये आपके पास शेप है, इसको आपने आर्ट बोर्ड के हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से अलाइन करना है। आपको पता है आर्ट बोर्ड की बाउंड्री ये है, लेफ्ट वाली, राइट वाली बाउंड्री ये है, टॉप बाउंड्री ये है, बॉटम बाउंड्री ये नीचे लगी हुई है। आप अगर इसको एक्टिव करोगे, ये एक्टिव आप इस तरह कर सकते हो,
क्लिक करने से एक्टिव होता है। ठीक है, आपने इसको क्लिक करने से ऑन और क्लिक करने से ऑफ होती है। ये देखो, इस वक्त एक्टिव क्या है? सेंटर वाली ऑप्शन। क्या नाम है? सिलेक्शन। आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप इस शेप को अलाइन जो करना चाह रहे हो, आर्टबोर्ड वाइज करना चाह रहे हो या सिलेक्शन वाइज करना चाह रहे हो। सिलेक्शन अभी इसलिए नहीं आपको बता सकता कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, अभी तो एक ही है ना। इसको आपने अलाइन करना है। ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और ये है वर्टिकल अलाइनमेंट। तीन ऑप्शन हॉरिजॉन्टल में है, तीन वर्टिकल में है। नाम भी देखो क्या है इनके। हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। करने को स्टूडेंट ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट होगा नहीं होगा रिस्क है। सेंटर में है नहीं है, एक तो सेंटर में है नहीं है आपको स्मार्ट गाइड्स भी बता देती हैं। नजर आ रही है स्मार्ट गाइड्स पर्पल कलर की? उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप सेंटर में हो। और अगर आपको कहा जाए आर्टबोर्ड के सेंटर में इसको रख दो, बहुत मुश्किल होता है बालूकात, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर इसके सेंटर को पकड़ लो और आर्टबोर्ड के सेंटर में लेके आना चाहो तो ला सकते हो। दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि आप व्यू में जाओ और रूलर ऑन करके उसकी गाइडलाइन लगा के सेंटर में कर दो, हो तो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर है कि नहीं है ये आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो, गाइडलाइन को देखना पहले तो। अलाइनमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो गाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो सेंटर है कि नहीं है ये असल में इशू है। ठीक है, इस तरह ये लाइन। ये सेंटर आ गया। काफी थोड़ी सी आपको उसमें स्कैन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये सेंटर हॉरिजॉन्टल तो आ गया, वर्टिकल ले आओ। सेंटर। अब अगर मैं आपको कहूं इसको अलाइन करना है, ये आर्टबोर्ड की फीचर ऑन की है अलाइन में। लेफ्ट, राइट, सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकली टॉप, वर्टिकली बॉटम और वर्टिकली सेंटर। ये सेंटर में आ गया। इस तरह आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर कभी डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको परफेक्ट उसको अलाइन करना तो ये यूज कर लेना। ये तो एक शेप थी। अगर आपकी 10,000 भी शेप्स हों आप उसको एक ही गो में अलाइन कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, इसको मैं ऑफ कर देता हूं ताकि आपको पता लगे, और इसका फिल भी ऑफ कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि परफेक्ट अलाइनमेंट हो रही है। ये देखो, एक शेप है, इसकी मैं कुछ कॉपी निकाल लेता हूँ। साइज भी मैं चाहे थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। ये लो, साइज में थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। ये लो, सिर्फ यही नहीं कुछ और ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ। अगर आप इनको अलाइन करना चाहो, आर्टबोर्ड के मुताबिक करना चाहो, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कर लो, ये लो, सारे सिलेक्शन में जब आ गए, अब आपने करना क्या है? इसको आर्टबोर्ड वाइज अलाइन करना है। कहाँ? लेफ्ट पे ले जाओ सबको, ये लो। राइट पे ले जाओ सबको, ये लो। सेंटर में ले आओ हॉरिजॉन्टली, ये लो। टॉप पे ले जाओ सबको, बॉटम पे आ जाए सब, ये सेंटर में आ गए। कितना खूबसूरती से आपका काम हो जाता है और आपको फिक्र ही नहीं होती। वैसे अगर मैन्युअली करना पड़े ये काम तो आपको टाइम लगेगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता, इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट भी है उसको भी अलाइन कर सकते हो। ऑप्शन है अलाइन, इलिस्ट्रेटर। ये टेक्स्ट है आपका। अगर आपको कहा जाए इसको अलाइन करना है, बाकी हुए में उनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसको कर लेते हैं। ये लो, इतनी सी बात। कितना खूबसूरती से आप बजाय मैनुअली इसको करते, ये कर देते हैं आपके लिए। अब एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये
ये टेक्स्ट लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूं बाकी सारे ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक अलाइन हो, ये सारे ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक अलाइन हो, नॉट अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड सेंटर। नो, आपने इसको कहना है ये है की ऑब्जेक्ट। आप कहते हो बाकी सारे ऑब्जेक्ट इसके अराउंड अलाइन हो, ये है की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट आपको बताना पड़ता है कि इनमें से की ऑब्जेक्ट कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सारे सिलेक्ट कर लूं और मुझे अलाइनमेंट रिक्वायर्ड है की ऑब्जेक्ट, ये है आखिरी ऑब्जेक्ट, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये ऑन कर दो। ऑन करने के बाद एक काम और करना है, जो की ऑब्जेक्ट है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, एक ऐसे, ये की ऑब्जेक्ट है। क्लिक करोगे ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू होते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये की ऑब्जेक्ट। इसको करना है, इसको कर लो, ये लो, ये ब्लू हो जाएगा। इसको करना है, इसको कर लो। आपको पूरी उस सिलेक्शन में किसी एक ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ये मेन ऑब्जेक्ट है, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल इसके मुताबिक करो। अब मैं किसके मुताबिक करना चाह रहा हूं, इसके मुताबिक। सब लोग इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर सारे इसके सेंटर के मुताबिक हो जाए, ये लो। क्या अब ये आर्टबोर्ड का सेंटर है? नो, ये की ऑब्जेक्ट का सेंटर है। इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप वर्टिकली भी सेंटर में आ जाओ। क्या आपको इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के दरमियान फर्क पता चला? ये आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड का अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये की ऑब्जेक्ट है, की ऑब्जेक्ट में आपको कोई एक ऑब्जेक्ट उसमें बताना पड़ेगा जिसको अकॉर्डिंग टू वो उसके सेंटर करेंगे। जैसे ये है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये लो, ये ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ा हुआ है, एक ये पढ़ा हुआ है। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, एक, दो, तीन। अब ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं की ऑब्जेक्ट के बारे में, अब मुझे बताओ, जिसको की ऑब्जेक्ट कहोगे उसके मुताबिक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाएगी। लेकिन सिलेक्शन करने के बाद ये टिक करना है कि आप आर्टबोर्ड वाइज करना चाह रहे हो या की ऑब्जेक्ट वाइज करना चाह रहे हो। की ऑब्जेक्ट किसको बना दूंगा, इस वक्त कौन है ये, मैं इसको करना चाह रहा था, ये लो। इसके मुताबिक लेफ्ट हो जाओ सब, इसके मुताबिक इसके बॉटम पे ऊपर टच करो, उसके बॉटम पे, उसके टॉप को टच करो, उसके सेंटर को टच करो। वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी करो। अब ये की ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या की ऑब्जेक्ट और आर्टबोर्ड की समझ आ गई है? अब मैं आपको एक और चीज बताना, बाल का ना, आपको एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है। अब अलाइनमेंट मैं कहूंगा सिलेक्शन की अलाइनमेंट करें, नॉट ए आर्टबोर्ड। ये देखो, ये सिलेक्शन मैंने कर ली, सिलेक्शन में ये सारे शामिल हो गए, ये टेक्स्ट भी, ये सर्कल भी। अब एक्चुअली सिलेक्शन की बाउंड्रीज की तरह है, ये यहां तक हॉरिजॉन्टल और ये यहां तक वर्टिकल, ये है एक्चुअली सिलेक्शन की बाउंड्री। अब आप अगर इसको ऑन करते हो ना, अब इसकी सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर करेगा, नॉट ए आर्टबोर्ड और नॉट ए की ऑब्जेक्ट। अब ये सिलेक्शन की बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, बाउंड्री बॉक्स, ये इसका सेंटर निकालेगा जो भी होगा हॉरिजॉन्टल। ये लो, क्या ये आर्टबोर्ड का सेंटर है? नो, वो सिलेक्शन का सेंटर है जो आपने की हुई थी। और सिलेक्शन की जो आपका सिलेक्शन की बॉटम की तरह ये बाहर ये पड़ी हुई है, क्या बॉटम पे लगा दूं सबको? सिलेक्शन की बॉटम, वर्टिकल, वर्टिकल सेंटर, अंडू करता हूं, ये सीन है, ठीक है। सिलेक्शन का बॉटम किधर गए? जहां भी है, सिलेक्शन का सेंटर, सिलेक्शन का वर्टिकल सेंटर। अब ये देख रहे हो सकता है कोई आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद आप कहते हो कि मुझे इसको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना है, तो आपको उसके मुताबिक, सिलेक्शन के मुताबिक उसको वो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर देता है, प्लेस कर देता है।
ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, और वर्टिकली सिलेक्शन का बॉटम, ये वर्टिकली सिलेक्शन का टॉप। ये सिलेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है, ना तो ये आर्टबोर्ड है, ना इसमें कोई की ऑब्जेक्ट है। सिलेक्शन की जो बाउंड्री है उसको फोकस किया हुआ है, उसके मुताबिक सेंटर, लेफ्ट, राइट, एक ये तीन और ये तीन, छह बटन मैंने बता दिए। जो आपको नहीं बताया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये छह बटन डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग के हैं। ठीक है। अब इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको बताने लगा। जी। अलाइन नहीं करना चाह रहे, सॉरी, अलाइन नहीं करना चाह रहे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। बाल का तो आप के पास शेप्स होती हैं। अच्छा। बाल का आपके पास शेप्स होती हैं, और शेप्स को आप अलाइन करना चाह रहे हो, अलाइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हो। कुछ शेप्स बना लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा देता हूँ। ये देखिएगा, आपने कोई फॉर्म डिजाइन किया लाइक दिस। ये जी आपका जो है वो एडमिशन फॉर्म है। लो जी, एडमिशन फॉर्म बना लेते हैं। एडमिशन फॉर्म में यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करना है कि यहाँ पे कंटेंट में आपने उसका स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना है। ठीक है। रोल नंबर के साथ आपने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस के साथ उसको फिल करवाना है। रोल नंबर हो गया। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं लाइक दिस। ब्लैंक कर देते हैं, मतलब डिफॉल्ट कर देते हैं। अब ये आप जब बना रहे हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपने इसमें एहतियात नहीं करी, करनी तो चाहिए। डिस्टेंस इसका बिल्कुल एहतियात होनी चाहिए, अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल एहतियात से होनी चाहिए। लेकिन एज ए नॉन प्रोफेशनल बंदे ने ये काम कर दिया कुछ इस तरह। ये बना बनू दिया इस तरह फॉर्म। उसने ना तो अलाइनमेंट का ख्याल किया, ना इसकी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल किया, जो कि आपको नजर आ रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको थोड़ा सा परफेक्ट करो, अब क्या करोगे? आप इन सबको सिलेक्ट करोगे। इसकी सबसे पहले तो अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है। और अलाइनमेंट मैं ये समझता हूं कि ये बॉक्स ठीक लग रहा है, तो मैं की ऑब्जेक्ट इसको ले लूंगा, अलाइनमेंट करवाऊंगा। अगर आप समझते हो इस फ्रेम में इसका टॉप ठीक लग रहा है तो टॉप कर दो, बॉटम ठीक लग रहा है बॉटम कर दो, सेंटर ठीक लग रहा है सेंटर कर दो। कोई की ऑब्जेक्ट वाइज करना है वो भी कर दो। लेकिन इसमें आपकी ये दो ऑप्शन तो परफेक्ट बैठेंगी। की ऑब्जेक्ट भी ठीक चलेगा काम, ये भी ठीक चलेगा। ये ना कर देना आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का थोड़ी करना है आपने। आपने सोच समझ के करना है कि किस ऑप्शन को कब इस्तेमाल करना आपको चाहिए। अभी मैं क्या करता हूं, कौन सी ठीक रहेगी ऑप्शन? ये भी ठीक रहेगी, और ये वाली भी मेरे ठीक रहेगी। दोनों ओके हैं। चलो की ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अलाइन कर दो इसके सबको टॉप के हिसाब से। हो गए। अब मसला कहाँ रह गया स्टूडेंट्स? हाँ जी, मसला ये रह गया, स्पेस इसकी ठीक नहीं है। स्पेस के लिए आपने आना है, ये ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी नीचे, डिस्ट्रीब्यूशन, ये। ठीक है। आप क्या चाह रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट को मैं नॉमिनेट करता हूं की ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक बाकी ऑब्जेक्ट को स्पेस दे दो। स्पेस इसकी बाउंड्री के हिसाब से, जो लेफ्ट बाउंड्री के हिसाब से इसको डिस्टेंस कर दो। बिल्कुल साथ में जोड़ दे, या स्पेस देनी है दरमियान में बॉक्स, अगर तो स्पेस देनी है तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कर दो। लेकिन अगर स्पेस नहीं देनी, अच्छा, अब इसमें एक गड़बड़ हुई है। की ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैंने कर दिया इसको, की ऑब्जेक्ट के मुताबिक जीरो डिस्टेंस कर दिया उसने, मतलब सारे ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ही रख दिया। ये गलती हुई मुझसे। इसके लिए फिर बेटर है ये ले लो। हाँ ये ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ये भी ले सकते हो। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए इसको आप सेट करना पड़ेगा।
इसकी विड्थ देख लेना कितनी है बॉक्स की। 5 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे अगला है। बाद में भी सेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। ये देखो, अगर आप समझ तो नहीं यार, थोड़ा सा और डिस्टेंस दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपने बताया हुआ है, ये इसके मुताबिक बाकी अपने आप को रिप्लेस करें, प्लेस करें। ये लो, कितना खूबसूरती से। अगर ये काम आपको मैन्युअली करना पड़े, टाइम तो लगेगा ना। इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट भी नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है। अलाइनमेंट आपकी प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और अगर आप कहते हो कि सिलेक्शन के दरमियान में होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हो सकती है। ये देखो, ये यहां रख देता हूं। मैं कहता हूं यार इनके दरमियान में स्पेसिंग सिलेक्शन वाइज हो जाए। अब मैं की ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, इस बार मैं सिलेक्शन इज ओके। ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे रिक्वायर, अच्छा, ये देखो, ये ऑप्शन ऑफ हो गई क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। देख रहे हो कितनी परफेक्ट, पहले और आखिरी दरमियान में, दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन उससे सेट करके खुद ही सेट कर दिया मामला। और अगर आप की ऑब्जेक्ट लेते हो तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाती है। अगर ये नहीं लेते तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो गई। जरूरत इसलिए खत्म होगी, इसलिए बाउंड्री मानी रखता है इसके लिए, कोई ऑब्जेक्ट मानी नहीं रखता। क्योंकि आपने ऑप्शन कौन सी एक्टिव की हुई है, अलाइन टू सिलेक्शन। लेकिन अगर आप की ऑब्जेक्ट लोगे तो फिर आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एक, किसमें से मेन ऑब्जेक्ट जिसके मुताबिक अलाइन करना है वो बताओ, और इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना 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 आगे लेके जाना है वो यहां से बताओ। थोड़ा कम कर दूं, लेफ्ट से लेफ्ट तक, लेफ्ट से ये लेफ्ट का फासला 12 mm है। इस लेफ्ट से इस लेफ्ट का फासला 12 mm है। इस लेफ्ट से इस लेफ्ट का फासला 12 mm है। और अगर आप सेंट्रली करना चाहो, एक ही बात है, अभी फिलहाल आप इसको अलाइनमेंट इसके मुताबिक आप कर सकते हो। अब मैं आपको अगर ये कहूँ, ये जो आपने काम किया है, यहाँ चलें, एक मैं इसमें और काम करता हूँ, मैं 2-3 बॉक्सेस और बना लेता हूँ। अब ये देखो, बाद में भी अगर आपने कुछ अपने एडिशन भी की है, अलाइनमेंट हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी। ये सिलेक्शन ले लो और ये कर दो बस। कितना खूबसूरती से वो खुद ही कर रहा है आपके लिए प्लान। अच्छा, अब मैं आपको इसको, अगर आपने अब फिल करना हो रिमेनिंग पार्ट में, तो कोई मसला ही कोई नहीं है। आप इसको उठा के कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इसके अंदर आप इसको बहुत खूबसूरती से इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, एक काम और, एहतियात, वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है। इनको सिलेक्ट करो, नीचे वाला को मैं डिलीट कर दे, दोबारा से देखना मैं क्या करने लगा हूं। ये हॉरिजॉन्टल की थी ना, मैं वर्टिकल करके दिखाता हूँ। वर्टिकल भी तो है ना, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है, एक वर्टिकल भी स्पेसिंग होती है, जो कि ये बराबर में पड़ी हुई है। हॉरिजॉन्टली तो मैंने मैनेज करना सिखाया, अब मैं वर्टिकली करके दिखाता हूँ। उसकी डेमो के लिए एक थोड़ा सा आपको सेट करता हूँ कुछ कंटेंट इसका। ये देखो, आपने सबसे पहले, अगर आपने इन बॉक्सेस को वर्टिकली यहाँ पे प्लेस करना है और इनका डिस्टेंस भी बराबर रखना है, तो आप एक काम करो, इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप बना लेना, नहीं करोगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। ग्रुप बना दिया। अब ये देखो, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि इनकी अलाइनमेंट के थ्रू इसको सेट कर दो, हैं, कर लोगे ऐसे? इन सबको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले तो इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, इसमें से की ऑब्जेक्ट ये मेरे ख्याल में ठीक है, तो ये मुझे करना चाहिए। ये लो, लेफ्ट अलाइन, एक तो ये ठीक हो गया मामला। दूसरा, क्या करना है, इसको एज ए की ऑब्जेक्ट ही रखो। और ये स्पेस जो है वो 12 mm की वर्टिकली अब मैं मैनेज करने लगा यहां से। ये देखो कितना जबरदस्त तरीके से आपका, और कितना परफेक्ट है, समझ बात को। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्ट्स की, और ये वर्टिकल एक है, एक हॉरिजॉन्टल है, और विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं
कि यार इसको एक काम करो, आर्ट बोर्ड के ऊपर जरा फैला दो। करूं क्या? एक काम करते हैं, इसकी कॉपी करता हूं, मैं इसको नहीं करता बल्कि इनको कर लेता हूं। इसको मैं चाह रहा हूं आर्ट बोर्ड पे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओ लो, फिर उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, अटेंडेंस ले लूं। उम्मीद है आपको अलाइनमेंट की भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ टूल्स के साथ साथ ये भी अवेयरनेस मिल गई होगी। तो ये इससे आप मजीद आप आपके डिजाइन में परफेक्शन नजर आनी चाहिए ना, है? जो इसके बगैर था, आपका काम अधूरा था, वो इससे अच्छा होगा ना कि खराब हो जाएगा? अच्छा होना चाहिए ना। जी, अटेंडेंस पहले कर लो, फिर मैं ऑफ करता हूँ। और इसको आपने अब बेहतरीन तरीके से कोई एडमिशन फॉर्म बनाइएगा, असाइनमेंट है आपकी, उसको देखिएगा, टाइटल स्कूल का, नीचे एड्रेस स्कूल का, एक एडमिशन फॉर्म आपने अगर नहीं देखा तो बेशुमार आपको सैंपल्स मिल सकते हैं। आप जस्ट गूगल करके एडमिशन फॉर्म देखिएगा, देखिए किस तरह उसके अंदर फॉर्म के अंदर बॉक्सेस, ये वो पिक्चर्स का बॉक्स अलग होता है, लोगों का बॉक्स। पहले तो अटेंडेंस कर लेते हैं। अच्छा जी, मिस आयला खान इज ऑनलाइन, मिस नूरुलैन काफी दिनों के बाद, मिस जैनब काफी दिनों के बाद। आप कब थे ऑनलाइन? कल आए थे? पक्की बात है? चलो लगा दी अटेंडेंस, नाराजी ना हो जो। ये लो, मेरा क्या जाता है, आए थे नहीं आए थे। चलो, मिस आयशा ऑनलाइन, ठीक है। मिस्टर सलाउद्दीन इज ऑनलाइन, मिस्टर जुल्करनैन इज ऑनलाइन, मिस तबस्सुम, कुछ ज्यादा सर्दी हो गई है, लोग घरों में बैठ गए हैं? मिस्टर हमाद आज एब्सेंट है। मिस्टर सैफ एब्सेंट है। मिस जैनब हसीन प्रेजेंट है। मिस मुकद्दस एब्सेंट है। अच्छा, जाने से पहले आखिरी जो एक्शन है वो मैं जल्दी से आपको करवा दूं, फिर आप ऑफ कर लो। ये लो, आपने इन सबको सिलेक्ट किया और इस एडमिशन फॉर्म के अंदर इसको मैं यहाँ पे अलाइन करना मैंने आपको सिखाया अभी। आपने फटाफट से इनको सिलेक्ट किया, करने के बाद अलाइन पे गए, अलाइन पे जाके यहाँ से आपने की ऑब्जेक्ट ले लिया। ये तो सोच समझ के करना, तीनों ऑप्शन अपनी बड़ी मजे की हैं, हर एक का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। की ऑब्जेक्ट, और ग्रुप मैंने नहीं बनाया, ग्रुप वो मेरे उस काम में ग्रुप खत्म हो गया था। ग्रुप कर लो, ये ग्रुप करने से अब आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, इसकी अलाइनमेंट में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अगर ये इस तरह बिखरे पड़े हैं कोई मसला नहीं, जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है, सारों को सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाना है, अलाइन में जाके की ऑब्जेक्ट आपने नॉमिनेट करना है, दिस वन इज योर की ऑब्जेक्ट, और इसके मुताबिक अलाइन की ऑप्शन को हम कर लेते हैं लेफ्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे बता देनी है कितने पॉइंट्स की, मैं हमें 12 पॉइंट इज ओके, कम ज्यादा कर लेना बाद में, कोई मसला नहीं। इसको ये करके आप इसकी अलाइनमेंट में यहाँ पे जाके ये लो, ये हो गया। और जहाँ तक अगर मैं आपको कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हैं और इनको आप वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हॉरिजॉन्टली अब ये नहीं होगा क्योंकि अब आपका ये ग्रुप बना हुआ है। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आर्ट बोर्ड के ऊपर, बहुत आराम से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं जाने से पहले आर्ट बोर्ड एक बना के उस पर डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ आपको। ये लो, ये नहीं जी, ये लो। अच्छा, आर्ट बोर्ड जब तक टिक किया होगा नहीं होगा, सिलेक्शन टू लेना, वरना आर्ट बोर्ड भी साथ में मूव होता है। ये लो, ग्रुप बना दें इसका। लो जनाब, ये मैंने यहाँ रख दिया। अगर मैं आपको कहूं इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आर्ट बोर्ड के ऊपर, एक तो तरीका है ये खुद करो, एक उठाओ ऊपर रख दो, दूसरा उसके नीचे दरमियान में फासले फासले से। ये काम आप बड़ा आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अलाइन में जाओ और आर्ट बोर्ड ऑन कर दो, आर्ट बोर्ड के मुताबिक इनके दरमियान में बराबर बराबर फासले पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो।
सेंटर में कर दो सबको। ये देख रहे हो कितने सुकून से उसने वो सारे काम आपके लिए कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी, अलाइनमेंट भी कर दी, जैसे आपने उसको कहा उसने उसके मुताबिक आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। तो बाद बात आपके पास शेप्स होती हैं, डिज़ाइन होते हैं, और उनको बनाते वक्त आपको अलाइनमेंट बाजू का रिक्वायर्ड होती है, बड़ी मुश्किल होती है बाजू का अलाइन करना। तो ये काम आपके लिए ईजी कर देता है। अगर आप यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, ये जैसे पड़े में हैं, एक सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, इनको अगर आप यहाँ बना देते हो, ड्रॉ कर देते हो, ड्रॉ करने के बाद अगर आप कहते हो इसको अलाइन कर दिया जाए इस पूरे के ऊपर, तो आप इन सबको सिलेक्ट करके खुद नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने ये सपोर्ट करना है रोल जिसके ज़िम्मे लगा हुआ है, वो ये है आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे लगा दो सब। फिर इस आर्टबोर्ड के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो। ये लो, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका काम हो गया। और इसको आप फिर फर्दर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे आप इसमें रखना चाहो, जिस तरह रखना चाहो, जैसे जो कुछ बनाना चाहो, आप इसमें बड़ा ईज़िली वो बना सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना सीखे हो। समझ बात को? इस तरह बहुत अच्छा आप अपनी क्रिएटिविटी आप करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अलाइन की भी आपको समझ आ गई हुई, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग के साथ एडजस्टमेंट सारी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आपको ना कोई फॉर्म शॉर्म इंशाल्लाह, अभी कल क्लास है, बस ठीक है, तो कोई ना कोई निकाल के रखूँगा, फॉर्म आपको दूंगा असाइनमेंट, ताकि आप इसको अटैम्प्ट करो, बनाओ, अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करो, ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस करो। फिर मैंने आपको बोला कोई स्केचेस बनाने हो, कोई सीनरी बनानी हो, तो इसके लिए ये टूल्स हैं जो कि आज आपने सीखे हैं। कल मैं आपको आते ही ये टूल्स सिखाऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। विड्थ, वार्प, स्क्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल, क्रिस्टलाइज, रिंकल, ये कल करेंगे, ठीक है।